नमस्कार, पावर ट्रेड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़े हैं। भारतीय बाजार के लिए अप्रैल वायदा सीरीज की मंथली एक्सपायरी का दिन और मंथली एक्सपायरी के ही दिन विदेशी बाजार से संकेत जो हैं भारतीय बाजार के लिए इस वक्त मिले जुले कहे जाएंगे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की तरफ से 50 अंकों की कमजोरी इस वक्त नजर आ रही है। एशियाई बाजार हालांकि ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं और रात यूएस के मार्केट्स में भी मजबूती का रुझान जरूर देखने को मिला, जहां ऊपरी स्तर से 800 अंक फिसलने के बावजूद करीब 400 अंकों की मजबूती के साथ डाउ जोन्स में क्लोजिंग होती हुई नजर आई और नैस्डैक और एसएनपी में भी 2-2.5% का उछाल। विदेशी बाजार पर और बाकी सारे संकेतों विस्तार से बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़े चार्ट ट्रिगर्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं ताकि आज के सत्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो सबसे पहले आपको पता चल जाए, जिस पर नजर रखनी है। यूएस के मार्केट्स ठीक ठाक रहे बीती रात, मजबूती का रुझान, लेकिन गिफ्ट निफ्टी की तरफ से जो कमजोरी है नजर रखनी होगी। मिले जुले संकेत कहे जाएंगे इस वक्त भारतीय बाजार के लिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का दिन है और इसी दिन वॉलेटिलिटी भी नजर आ सकती है और साथ ही जो मिले जुले मिक्स सेट क्यूज हैं इसका एक इम्पैक्ट भारतीय खुलने पर जरूर देख सकते हैं। हालांकि एफआईआईज कैश में 6 दिनों की खरीदारी कर रहे अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी के दिन आज किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं इस पर भी खास तौर से नजर रखनी होगी। लेकिन एफआईआईज की कैश की बाइंग की अगर बात करें, 6 दिनों में 21,263 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद चुके हैं। इंडेक्स में लॉन्ग होल्डिंग 31% से बढ़कर 33% होती दिखी है। नतीजों के लिहाज से आज का दिन काफी बड़ा है और अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन खत्म होने के बाद के नंबर्स की बात करें, टाटा कंज्यूमर्स मिले जुले नतीजे आए, एलटीआई माइंडट्री और साथ ही सिंजीन इंटरनेशनल के कमजोर नतीजे रहे और पर्सिस्टेंट सिस्टम के भी नंबर्स आए थे जो कि मजबूत है। तो आईटी पैक पर नजर रहेगी, क्योंकि स्मॉल मिड कैप आईटी कंपनीज के नंबर्स भी आ रहे हैं और इसके बाद सेक्टर का रुझान कैसा है इस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। लेकिन टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एचयूएल समेत 5 कंपनियों के और 10 वायदा बाजार की कंपनियों के नंबर्स आज आने वाले हैं। तो रिजल्ट हैवी डे है, नतीजे ढेर सारे हैं जिसे मार्केट को डाइजेस्ट करना होगा। निफ्टी और एफएनओ की लार्जर कंपनी के रिजल्ट हैं जिस पर आज रखनी होगी नजर। चलिए सीधा 2 बड़े मुद्दों के साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो विदेशी बाजार में क्या कुछ हो। टैरिफ में राहत की उम्मीद से अमेरिकी बाजार में हम देख रहे लगातार 2 दिनों से मजबूती और इसका इम्पैक्ट जो है सेफ हेवन यानी कि गोल्ड के प्राइसेस पर पड़ता हुआ दिखा है। पिछले दिनों जब टैरिफ को लेकर, ग्लोबल मार्केट्स को लेकर अनसर्टेनिटी थी, तब सोने चांदी की चाल और इन पर्टिकुलर सोना हमने देखा लिटरली कई सेशन से दिन प्रतिदिन नए उच्चतम स्तर दिखाया जा रहा था और इस पर लगातार अपडेट्स भी हम आपको दे रहे थे। लेकिन इम्पैक्ट अब टैरिफ को लेकर, ट्रंप के बयान को लेकर, जिस तरह के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनको लेकर जिस तरह के आ रहे हैं, अगेन हम देख रहे हैं यूएस के इक्विटी मार्केट्स पॉजिटिव स्टांस डेवलप होता हुआ और कमोडिटी मार्केट्स की अगर बात करें, एनर्जी पैक और साथ ही बुलियन मार्केट में उसका एक इम्पैक्ट डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। अभिषेक, वैसे ग्लोबल सेटअप पर तो बात हम करते ही हैं, लेकिन उससे भी पहले सबसे बड़ी बात और सबसे दुखदाई बात जो है पहलगाम का हमला। पूरा का पूरा देश इस वक्त आक्रोश में है और इस पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हुई दिख रही है, सरकार और देश तो कदम उठाएंगे ही, लेकिन एक तरह की दुखदाई खबर है ये और इस पर सबसे पहले बात होनी चाहिए। मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, पहलगाम में जो स्ट्राइक हुआ जिसमें 28 लोगों की जान गई, पूरे देश में गुस्सा है, जनभावना यही है कि पाकिस्तान पर स्ट्राइक होना चाहिए। देखिए, सरकार की सोच थोड़ी अलग होती है। हमने हालांकि देखा था कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था, भारत ने किस तरह से रिटेलिएट किया था एयर स्ट्राइक के जरिए। लेकिन ये जो 5 बड़े समझौते हैं ये बहुत बड़े हैं। ये पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए देखिए काफ़ी हैं। ये कई सारे मामले में भारत डिपेंडेंट है, पाकिस्तान डिपेंडेंट है भारत पर। सिंधु नदी भारत से गुजरती है। अब ये सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है सरकार ने। पाकिस्तानियों को कहा गया है कि आप 2 दिन के अंदर भारत खाली कर दीजिए। पाकिस्तानी भारत आते क्यों हैं? यहाँ पर बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज हैं, सस्ता इलाज है और लाखों की संख्या में पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर यहाँ के हॉस्पिटल्स में अपना करवाने के लिए आते हैं। तो ये एक बड़ी चीज हुई है। वाघा अटारी बॉर्डर को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है।
राजनयिक संबंध भी तोड़ लिए हैं पाकिस्तान से भारत ने, और इस बात के संकेत दे दिए हैं कि आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस हमले के वो कहीं ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। भारत भी पाकिस्तान में अपना जो हाई कमीशन है उसको खाली कर देगा, अपना दूतावास खाली कर देगा, और यहाँ से भी पाकिस्तान को कह दिया गया है कि आप अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट लीजिए। ये तमाम चीज़ें हुई हैं। आज रक्षा मंत्री की एक बैठक होने वाली है, ये सर्वदलीय बैठक है। इसमें सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो बाकी दलों को बता भी दिया जाएगा, ये चीज़ें की जाएंगी। और पाकिस्तान में कहीं ना कहीं घबराहट है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि पीओके में या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेरर कैंप्स चलते हैं, जो आतंकवादी वहां पर कैंप लगा के रखती है पाकिस्तानी सेना, उनको धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है और आतंकवादियों से कहा गया है कि वो अपने गाँव में चले जहाँ रहते हैं वहां चले जाएं। तो पाकिस्तान में घबराहट है। खबर यह भी आ रही है कि वहां की सरकार भी एक हाई मीटिंग करने जा रही है। देखिए, पाकिस्तान के साथ संबंध तो वैसे ही खट्टे थे, उस पर अब ये अटैक्स होते जा रहे हैं। और पहले हमने पुलवामा देखा, उसके पहले भी तमाम अटैक्स हुए हैं। अक्सर खबरें आती थी पहले कि अमरनाथ जो यात्री जाते थे उन पर आतंकवादी हमले होते थे। तो ये सिलसिलेवार ढंग से चीज़ें हुई हैं। हालांकि पिछले 5-6 साल से मामला थोड़ा शांत था, जब से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया, उसके बाद केंद्र के हाथ में वहाँ की कमान आई, तो ये चीज़ें खत्म हो गई थी। वहाँ पर बारिश कर रही थी इंडस्ट्री, वहाँ पर टूरिज्म डेवलप हो रहा था, लेकिन उसके बाद अब चीज़ें फिर से वहाँ खटाई पड़ गई हैं। और पाकिस्तान के लिए निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा संदेश है, और मैं भी मानसी यहाँ से सकता है कि और भी बड़े एक्शन सरकार यहाँ से ले सकती है। अब फैसले सरकार ले सकती है और सरकार को इस वक्त बड़े फैसले लेने भी चाहिए। देश का हर नागरिक इस वक्त वही कह रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं, और सबसे पहली बात सिंधु समझौता जिसे रोका गया है, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया गया है। इन सारी की सारी चीजों पर लगातार हमारी भी नजर है और इस पर हर वक्त हर अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कश्मीर आतंकी हमला, इसे भूलना नहीं है, इस पर सरकार भी कदम उठाएगी, देश की भी नजर है इस पर। लेकिन चलिए बढ़ेंगे और विदेशी बाजार के संकेतों का एक बार रुख कर लेते हैं। इस वक्त सेंटिमेंट्स जो है गिफ्ट निफ्टी की तरफ से हल्का कह सकते हैं कि सुस्त 50 अंकों की कमजोरी इस वक्त 70 अंकों की कमजोरी में बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन एशियाई बाजार की शुरुआत की अगर बात करें, हम देख रहे हैं निक्केई में करीब 350 अंकों का उछाल है। चीन के बाजार आधे % पर है। हांगकांग के बाजार में हालांकि कमजोरी देखने को मिल रही है। वहीं यूएस के मार्केट की अगर बात करें, वहां पर ठीक ठाक सेंटिमेंट डेवलप होते हुए नजर आए। क्रूड गोल्ड सिल्वर पर भी लगातार नजर है, क्योंकि कच्चे तेल में एक छोटे दायरे में कामकाज। अभिषेक, टैरिफ को लेकर जो सारे के सारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर पिछले दिनों से जितने सारे डेवलपमेंट्स होते हुए देखे, वॉलेटिलिटी है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स के लिए चीन पर जो नरम रुख अपनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है। मानसी, देखिए, ट्रंप के रुख में नरमी दिख रही है, और ये ट्रंप के रुख में नरमी क्यों है? क्या ट्रंप को आत्मज्ञान हो गया है, या फिर ट्रंप के जो आर्थिक सलाहकार हैं उनको ये सलाह दे रहे हैं कि नहीं, आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, या फिर ट्रंप के जो क्लोज सहयोगी हैं थोड़े से उनके मन में भी दिख रहा है कि थोड़ी तनातनी दिख रही है। एलन मस्क के भी बयान कुछ ऐसे ट्रंप के समर्थन हाल फिलहाल बहुत आए नहीं हैं। तो ट्रंप का स्टांस थोड़ा सा नरम पड़ रहा है। और ओवल ऑफिस में कल वो रिपोर्टर के साथ बातचीत कर रहे थे, एक क्यों सेशन, उसमें पूछा गया कि क्या आप चाइना के ऊपर टैरिफ में कटौती करेंगे, तो ट्रंप ने ये कहा कि हम एक 145% का टैरिफ है, ये नहीं होगा, एक सब्सटेंशियल कट होगा, लेकिन वो जीरो नहीं होगा। अब सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि 55 से 60% के आसपास का टैरिफ रिडक्शन हो जाए चाइना के ऊपर। अब ये भी बड़ा होगा। देखिए, पहले संकेत तो आए, पहले चीजें शुरू हो, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो जाए, तो ये बाजारों के लिए संजीवनी का काम निश्चित तौर पर करेगा। और संकेतों के बाद भी हम देख रहे हैं कि अच्छी रिकवरी आ रही है अमेरिका में। परसों हमने देखा कि 1000 अंक डाउ चढ़ा था, कल भी शुरुआती सत्र में 1200-1300 अंकों के आसपास की तेजी थी। हालांकि आखिरकार बंद होते होते 400-450 अंकों के गेंस रह गए, लेकिन गेंस हैं। टेक वाला इंडेक्स है नेस्डेक में कल 2.5% के आसपास की मजबूती रही, तो वहां पर भी मजबूती लगातार बरकरार। और इसके अलावा अगर हम देखें तो वहां की जो वित्त मंत्री हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, उन्होंने भी ये कहा है कि अमेरिका के पास टैरिफ के मोर्चे पर एक बड़ी डील करने का मौका है। वो बड़ी डील क्या ही होगा? बड़ी डील होगा कि तमाम जो देश अमेरिका के कदम से नाराज हैं और जिनके खिलाफ अमेरिका ने एक्शन लिया है, वो साथ बैठेंगे और मिलजुल के चीजें सुलझाएंगे। तो सही दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं, और उसके चलते अमेरिकी बाजारों में कल हमने तेजी देखी है। आज एशिया में आप देखेंगे ठीक ठाक ही कारोबार हो रहा है। हांगकांग थोड़ा सा नरम जरूर है, लेकिन चीन के बाजार ऊपर हैं, जापान के बाजार ऊपर हैं, कोरिया का बाजार कमजोर है, लेकिन उसकी रीजन ये है कि कोरिया में जीडीपी के जो नंबर आए हैं उसमें थोड़ी सी
है, लेकिन 5 दिन कोरिया के बाजार इसके पहले चल चुके थे। कमोडिटीज की बात करें, कच्चे तेल में 2% के आसपास की नरमी है और नरमी की वजह यह है कि ओपेक प्लस ने कहा है कि वो जून से क्रूड का आउटपुट बढ़ाने पर, एक्सेलरेट करने पर उसको विचार करने वाले हैं। तो जो $68 के आसपास का भाव था कच्चे तेल का, वो गिर के $66 के आसपास का रेंज में, ज्यादा उसको लेकर तनाव लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, डॉलर इंडेक्स में जरूर थोड़ी सी बढ़त हो रही है, क्योंकि अमेरिका में मतलब जो इकोनॉमी को लेकर जो टेंशन थी, जेरोम पावेल को लेकर जो तनाव था, टैरिफ के मुद्दे पर जो तनातनी थी, उसमें थोड़ी सी ईजिंग होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके चलते डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन हो रहा है। ये गिफ्ट निफ्टी देखिए, आपको 55 अंक जरूर आपको नीचे दिख रहा होगा। रीजन तो ये हो सकता है कि हाँ ठीक है, 7 दिन की तेजी होगी, बड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, लेकिन आज वैसे देखा जाए तो संकेत ठीक ठाक है। मे भी हो सकता है कि ये नीचे खोले अगर बाजार तो एक अपॉर्चुनिटी आज के सत्र में भी बन सकती है। आगे हम ये रोलोवर वगैरह वाले आंकड़ों को भी चर्चा करेंगे कि किस तरह के रोलोवर से निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, क्योंकि आज अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी भी है। स्टॉक्स पर फोकस करेंगे कि आपकी नजर कौन से शेयरों पर होना चाहिए, कहां पर रोलोवर ज्यादा है, कहां पर कम है। लेकिन उसके पहले जरा ये समझते हैं कि एफआईस को लेकर संकेत किस तरह के हैं, क्योंकि लॉन्ग होल्डिंग है वो है इंडेक्स फ्यूचर्स में 33% पर, और लगातार 6 दिन की बाइंग हो चुकी है। ये आंकड़े आपके स्क्रीन पर खाली देखिए, अच्छा लगना चाहिए। और ये एफआईस का भारत के बाजार पर कन्विक्शन बढ़ने का भी ये संकेत है हाल फिलहाल। डिब्बी, किस तरह से आप देख रहे हैं एफआईस की जो बाइंग हो रही है? हालांकि कोई क्वांटम ऐसा कोई बड़ा नहीं है, सेंटिमेंट के लिहाज से मुझे लग रहा है कि ये बड़ी चीज है। हाँ, बिल्कुल है और सेंटिमेंट भी मार्केट्स में बहुत बड़ा प्ले करते हैं। भाव के साथ भावनाएं, जैसे हम कई बार बोलते भी हैं स्क्रीन पर, तो ये सारी चीज़ें तो है इंपॉर्टेंट अपने आप में। ये जो आप बार बार कैश का नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर, बैक टू बैक 6-7 दिन हो गए हैं। अगर आप मार्केट्स को भी देखेंगे तो नो डाउट 6-7 दिन से बाजार भी चल रहा है। क्या सिर्फ कैश के नंबर्स पे ही चल रहा है? ऐसा तो नहीं, बट हाँ, एक कैश का नंबर आना ये पॉजिटिव संकेत है, ये कोरिलेटेड भी है और इसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके करके हुए बताता जाता हूँ। पहला पॉइंट, क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी वाला डे है, तो इसलिए मैं थोड़ा एक्सपायरी के इर्द गिर्द और रोल ओवर के नंबर के इर्द गिर्द आपको सारा डाटा बता रहा हूँ। जो भी कुछ एबनॉर्मल होगा मैं आपको नोटिस करवा दूंगा, ठीक है। पहला आता है रोल ओवर्स के नंबर। पहले तो वो दिखाओ स्क्रीन पर। 65% का रोल ओवर है निफ्टी का, 65% का बैंक निफ्टी का रोल ओवर है। देखो, मेजॉरिटी पोजीशंस जा चुकी हैं अगले महीने में। इस महीने में यानी कि आज के दिन अब पोजीशंस रही नहीं है, तो ऑलरेडी आप शॉर्ट कवर भी पहले कर रहे थे, तो इसलिए आज का रोल ओवर में थोड़ा बहुत 5-10% का और इजाफा होगा और आज मार्केट एक ठंडे बक्से में जा सकता है, यानी कि कंसोलिडेशन वाले फेज में जा सकता है। देखो, कल भी ऐसे ही हुआ। कल आप से बात बोल सकते हैं कि देखिए निफ्टी तो चला है, तो मैं आपसे उलट के बात बोल सकता हूं कि बैंक निफ्टी तो नहीं चला। दोनों ही बातें ठीक हुई हैं, लेकिन अंत अगर मैं आपके बैंक निफ्टी आप मेरे ले लो और मैं आपके निफ्टी के पॉइंट्स ले लूँ, तो देखा जाए तो बाजार के अंदर कुछ खास हुआ नहीं है। एग्जैक्टली आज कुछ ऐसे ही होगा। सेक्टोरियल चर्निंग ज़रूर होगी, थोड़ा मूवमेंट होगा, स्टैंड स्टिल तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन लेवल के हिसाब से बड़ी तोड़फोड़ ना तो तेजी में, ना ही बड़ी तोड़फोड़ गिरावट में आपको किसी भी रूप में आज शायद ना मिले। ये मार्केट का डाटा बताने के लिए सफिशिएंट है। 65%। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो है रोल ओवर कॉस्ट। इस बार रोल ओवर कॉस्ट कम है। वजह रोल ओवर कॉस्ट कम होने की, थोड़ा बाजार ज़्यादा चला हुआ है, तो लोग ज़्यादा पैसा दे के ट्रांसफर नहीं ले रहे हैं। तो ये देखा जाए तो आपके पैसे बच गए, लेकिन देखा जाए तो ये आगे की राह को थोड़ा धुंधला बता रहा है कि अभी आगे ना जाने भी क्या होगा। तो एक तो ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, रोल ओवर में सेक्टर्स। अगर आप सेक्टर के हिसाब से देखेंगे, ऑटो, एफएमसीजी, एनर्जी, इन 3 सेक्टर्स में पॉजिटिव रोल ओवर हुआ है, और नेगेटिव मेटल, फार्मा, सीमेंट, इन तीनों में नेगेटिव रोल ओवर जा रहा है। ये जो मैं सेक्टर्स आपके सामने रख रहा हूँ, यही सेक्टर में से आप ट्रेड छाड़ना। आज आप देख लेना, आपको मेटल, फार्मा, सीमेंट, इसके अलावा एफएमसीजी, ऑटो, बहुत सारे ट्रेड अभी आपको एक्सपर्ट्स देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके पहले ट्रेड ही ऑटो वगैरह में से निकल के आ जाए। तो ये मैंने सेक्टर्स छांट के आपके लिए रखे हैं, इसमें थोड़ा बहुत मोमेंटम आएगा। ज़्यादा रोल ओवर किस में है? क्रॉम्पटन, टॉरेंट, बजाज ऑटो में, और कम है मन्नापुरम, परसिस्टेंट, ऑयल इंडिया में। एक चीज़ बिल्कुल तय है, आईटी को रोल ओवर के साथ साथ आईटी की पोजीशनिंग अगले महीने की, यानी कि अगले सीरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको रफ कैलकुलेशन से जोड़ के बताई हैं। मैं इसमें एक एफआईज वाला एंगल भी जोड़ देता हूं, जिसको आप अभी पूछ रहे थे। एफआईज के
पोजीशन है 33%। तो इस बार हम जो सीरीज क्लोज कर रहे हैं वो 33% के साथ कर रहे हैं। सीरीज की स्टार्टिंग कहाँ से की थी हमने? सीरीज की स्टार्टिंग की थी करीब 20% ऑन एन एवरेज से। तो 13% हमने इस सीरीज में ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग पोजीशंस जोड़ी हैं एफआईज की। डीआईज पहले से ही ज़्यादा थे, वो रिमेन्स द सेम रहे, करीब 76% अराउंड। रिटेल की पोजीशंस कम हुई हैं, सिर्फ 50% रह गई हैं। और पोजिशनल जो प्रो अकाउंट्स होते हैं, फैमिली अकाउंट्स हैं, उनके पास करीब 48% के आसपास की पोजीशंस हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि जिसके पास जितना होना चाहिए उतना है। थोड़ा एफआईज के पास पोजीशंस कम है, लेकिन फिर भी ज़्यादा चिंता और घबराने की बात इसमें नहीं है। एक पॉइंट के साथ मैं एफआईज का और कंप्लीट कर देता हूँ, फिर निफ्टी पे आएंगे लेवल्स पे। क्या एफआईज आगे और आएंगे, ये क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा। देखो, मैं टेस्टेड फॉर्मूले के बेसिस बताता हूँ। अगर इस बार की अर्निंग्स में 50% अर्निंग्स भी ठीक रही तो आप एफआईज का नंबर घटता हुआ नहीं देखेंगे। और मॉनसून का प्रेडिक्शन ऑलरेडी काफ़ी अच्छा हुआ है। ये दो बड़े ट्रिगर्स बनेंगे जो कि भारतीय बाज़ारों में एफआईज को टिका सकते हैं। पहला मॉनसून और दूसरा अर्निंग्स। ये दोनों की वेटेज सबसे ज़्यादा है। आप मेरे से पूछेंगे कि आपने पहलगाम की वेटेज को क्यों नहीं दिया? पहलगाम कोई वेटेज नहीं है, 5 दिन में सब भूला जाएगा। मेरे भी संवेदनाएं हैं, लेकिन मार्केट के लोग या मार्केट के तरीके से बहुत सारी चीज़ें आती हैं और डिस्काउंटिंग की जाएंगी। तो अगले 5 दिन में ये सारी स्ट्रेटजिकल जो पॉलिटिकल सरगर्मियाँ हैं, ये थोड़ा मार्केट इसको इग्नोर मार देगा। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मार्केट थोड़ा कैरी करेगा, फर्स्ट इज़ अर्निंग्स एंड सेकेंड इज़ मॉनसून का रिएक्शन कैसे और आता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो एफआईज को टिका के रखेंगे। अगर दो में कहीं भी कोई ब्लेंड होता है, कोई दिक्कत होती है, तो फिर थोड़ा एफआईज पे ध्यान रखना आप। 6 दिन की बाइंग हो गई एफआईज की तरफ से। लॉन्ग होल्डिंग ज़्यादा नहीं, बट 2% ज़रूर बढ़ी है। 33% के लेवल हैं लॉन्ग्स के। निफ्टी पर आते हैं डिब्बी। कल थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन रहा और उस बात की आशंका थी भी कि वोलेटाइल रहेगा, बट बावजूद उसके करीब 150 अंकों की तेज़ी कल भी निफ्टी ने दिखाई है और 7वें दिन में तेज़ी रही है। शॉर्ट कवरिंग का फोर्स भी रहा है, कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं। आज एक्सपायरी के दिन हम बैठे हैं। आज ये बताइए कि आज बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए? और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ना हाथ मलते रह गए होंगे, बहुत बड़ी तेजी हुई है, उनके लिए मौका कहां पर बनेगा? उनके लिए मौका क्या फिर वही 24,000 के सपोर्ट के आसपास एक बार अगर घूम के निफ्टी आ जाए वही बनेगा? देखिए फोमो जो फैक्टर जिसके आप कह रहे हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमसे मिस हो गया, ये गंभीर है। ये इतना गंभीर है, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छे प्रोफेशनल इस बार हाथ से इस तरह की बड़ी तेजी निकली है। ऐसा नहीं उन्होंने पैसा नहीं बनाया, उन्होंने पैसा बनाया, लेकिन कुछ थोड़ा जल्दी निकले या कुछ ने पोजीशंस को लाइट रखा तो बड़ा मूवमेंट नहीं आ पाया। और बाजार ने सबको हैरान करते हुए, स्पेशली बैंक निफ्टी ने हैरान करते हुए बड़ी मूवमेंट दी। देखो अभी निफ्टी के हिसाब से बहुत बड़ा गेन नहीं पाया, बट हाँ बैंक निफ्टी के हिसाब से बहुत बड़ा गेन पाया है, ये बात सच है। अब आते हैं आपके निफ्टी वाले उस टॉपिक पे कि फोमो का क्या किया जाए। देखो फोमो का एक ही इलाज है, वेट एंड वॉच। आपके हाथ में एक चीज़ अच्छी हो सकती है कि आप अच्छे रेट पे एंट्री करें। ये अच्छे रेट कौन से हो सकते हैं, पहले ये भी बताना होगा। अच्छे रेट 2 तरीके हैं। पहला, अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, मतलब आपको रखना है पोजीशंस वगैरह इंडेक्स में और लंबा थोड़ा व्यू पॉइंट आपका, तो थोड़ा पोजीशंस जब भी आपको डिप मिले आप इसमें प्लस कर सकते हैं। कहाँ तक सर, कहाँ तक देखना है? ये आपको देखना है करीब मेरे हिसाब से 23,800 तक। आप ये कोई भी आपको मिल रहा इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म के, तो आप डिप का इस्तेमाल कर सकते हो। बोले सर यहाँ से तो 500 पॉइंट है, बिल्कुल 500 पॉइंट है, आपको 500-600 पॉइंट का रिस्पेक्ट करनी होगी। दूसरा, अगर आप एक्सट्रीम हैं तो फिर आपको 22,800 तक का भी वापस वेट करना पड़ेगा। बोले जी हम इतना दूर तक का नहीं सोचेंगे, बिल्कुल नियर बाय का बताओ, तो फिर 24,000 का है। तो 24,000 ना केवल हमने फर्स्ट डे जिस दिन पाया उस दिन टिकाया, सेकंड डे और कल थर्ड डे हमने 24,200 के ऊपर भी क्लोज किया है। लेवल की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अब आप देख लेना, इस सीरीज़ के अंदर हमने कल भी आपको बताया था, हमें नहीं लगता कि 24,000 के नीचे चला जाएगा मार्केट, और हमें ये भी नहीं लगता था कि 24,000 से 450 आएगा। ना तो 450 आया, ना ही वो 200 के नीचे गया। कल बीच में फिर से बंद करके गया, उतार चढ़ाव कंप्लीट करते हुए। आज का सेशन भी ऐसे ही जाएगा। हमें नहीं लगता कि 24,000, 450 और 550 की रेंज आज में ब्रेक हो जाएगी ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, और ना ही हमें ऐसा लगता है कि 24,000 का लेवल आज ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी निकल जाएगा। तो कुछ भी नहीं होगा, 100 पॉइंट का उथल पुथल मेरे हिसाब से होना चाहिए। इससे ज़्यादा की गुंजाइश कुछ बनती नहीं है। सीरीज़ को थोड़ा समय दो। ये सीरीज़ बहुत ही रोलर कोस्टर राइड से ऊपर आई हुई है, थोड़ा समय दो इस सीरीज़ को, जो नई में एंटर कर रहे हो आप। हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए।
ऑलरेडी 24,000 से शुरू करना आप, हाँ 23,800 का स्टॉप डाल के 24,000 से शुरू करना। फोमो का जवाब मैंने आपको दिया है। दूसरा पॉइंट, जिनके पास है उनको तो जाना ही नहीं है, उनको तो अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि अभी मार्केट का फ्यूल खत्म नहीं हुआ, एक पड़ाव है, एक जगह पर रुक के फिर वो हो सकता है आगे बढ़े, तो इसलिए उनको तो जाना नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। बोले क्या लगाएं? वेरी इमीडिएट 24,000 लगाओ, और थोड़ा लंबा लगाना है तो 23,800 लगाओ। ठीक है जी, मैंने दोनों का जवाब दे दिया। 2 दिन रुकना है आपको, ऑप्शंस वालों को भी 2 दिन रुकना चाहिए। एक बार नई सीरीज में एंटर कर जाओ, थोड़ा देख लो, हवा पानी चेक कर लो, नई सीरीज कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, फिर ले लेना। ऐसा कहीं बाजार भागा नहीं जा रहा है, और अगर भाग भी रहा है तो आप वापस आ जाएगा मिलने के लिए आपसे। तो फिलहाल तो यही रेंज आपको निफ्टी में अपनानी चाहिए। ठीक है, निफ्टी को हमने बिल्कुल अच्छे से बता दी। अब निफ्टी बैंक पर आते हैं, जहां पर कल 6 दिनों की तेजी के बाद ब्रेक लगा। एक मूडीज की तरफ से रिपोर्ट भी आई, उन्होंने भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो 3.3% या 6.4% घटा के कर दिया है 6.1%। हम देख रहे हैं कि बाकी रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट लेकर आ रही हैं, वहां भी कट आए हैं। आरबीआई ने भी अपना जीडीपी अनुमान ट्रिम किया था, उसको लेकर कोई तनाव की बात है नहीं। आज रिजल्ट के लिहाज से डिम्पी बड़ी क्रूशियल दिन है। निफ्टी के 5 नतीजे आ रहे हैं, और उसमें एक बैंकिंग का भी, एक्सिस बैंक का नंबर भी है, और एफएनओ के 10 नतीजे आएंगे। ये आप निफ्टी बैंक को आप किस तरह से देख रहे हैं? आप चल इतना गया है कि अब मतलब मैं तो आज भी इसी पक्ष में हूं कि ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो तब भी आप लीजिए। क्या निफ्टी बैंक कंसोलिडेशन में जाएगा? पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज, कहां तक डाउन प्रोटेक्टेड है? क्या वो 54,000 53,500 का स्तर होगा? देखिए, अभी लेवल्स के बारे में थोड़ा तेजी से डिस्कस करना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल तो पहले सेंटीमेंट पे आते हैं। देखो, सेंटीमेंट तो बहुत स्ट्रांग है बैंक निफ्टी के, इसमें कोई दो नहीं है। इतना चलने के बावजूद भी अगर बैंक निफ्टी नहीं टूट रहा, तो ये बात भी अपने आप में नोटिस करने वाली बात है। कल बोले जी, कल 277 पॉइंट तो टूटा है। क्या होता है उस 6,000 पॉइंट की रैली के आगे 277 पॉइंट की वैल्यू, उसकी कोई खास बड़ी वैल्यू नहीं है गिरने पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 55, देखो 54,000 हमारी अपनी कैलकुलेशन थी, मैंने चार्ट के जरिए भी आपको दिखाया। एक बार जरा दिखा दो वापस से चार्ट। अब वो जो डॉट डॉट वाली लाइन देखेंगे, वो 54,000 के आसपास आके खत्म हो जाती है। इसके ऊपर का जो वैल्यू एडिशन हुआ वो गैप के साथ हुआ है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल गैप्स जो हुए हैं, मैं आपको नोटिस कराता हूँ। ये देखो, ये वाला गैप है ये, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो कैलकुलेटेड था कि शॉर्ट कवरिंग से आ जाएगा, बट ये उसके ऊपर का जो भी तेजी आई है वो ज़्यादा हुआ ही। अब आप देखो, वहाँ से हल्का हल्का रिवर्सल आ रहा है, तो मेरे को लगता है गैप फिलिंग वाली प्रोसेस पूरी होगी। ये जो गैप आपके पास बना हुआ है, ठीक, चार्ट को हटा दो। ये अगर गैप फिलिंग प्रोसेस होती है तो 54,000 के लिए आपको वेट करना चाहिए। जो फोमो फैक्टर आता है आपके पास, बैंक निफ्टी में स्पेशली आएगा, निफ्टी में तो फिर भी कम आएगा, बैंक निफ्टी में ज़्यादा आएगा फोमो, आपको 54,000 के आसपास आके एक बार वापस से ड्राइंग के टेबल पे बिठाएगा और कैलकुलेशंस करवाएगा कि क्या 54,000 पे हमको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, थोड़ा बैंक निफ्टी में वेट करने में समझदारी है, वेट करने में समझदारी वालों के लिए। बोले जी, पुराने वालों के लिए क्या करना चाहिए? पुराने वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। क्या रखना चाहिए? 55,000 का। 55,000, 55,200 आपकी मर्जी है, हमने सपोर्ट लिखे हुए हैं। तो 55,000, 55,200 के स्टॉप लॉस लगा के आप पुराने वाले बने रहो। नए वालों के लिए थोड़ा डिप की वेट करनी पड़ेगी। डिप 54,000 के आसपास मिलेगा, तब की तब देखेंगे, तब हम सोचेंगे कि प्लस भी करना है कि नहीं करना। 54,000 के लिए अगर आप मेरे से सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं इसका सीधा सीधा जवाब दे रहा हूँ कि 54,000 के लिए आपको रुकना चाहिए नए वाले लोगों के लिए। ठीक, अब आती है ऑप्शंस ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस ट्रेडर्स को कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अभी सीरीज खत्म हो रही है, 65% का रोल ओवर हो चुका है, पुट कॉल रेशियो ठीक है इसकी, तो ये अभी कुछ भी नहीं करेगा। ये आज भी देख लेना आप, कंसोलिडेशन के रेंज में बैंक निफ्टी रह सकता है। अब होगा क्या, मान लो आज फिर से थोड़ा आईटी चला तो वैसे भी नहीं चलेगा। मान लो थोड़ा बहुत आईटी नहीं चला, आज ऑटो का दिन आ गया, ऑटो चला, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी को बहुत तेजी से मोमेंटम नहीं पकड़ेगा अपना। और कल का पुट कॉल रेशियो में अगर आप चेक करेंगे तो रेंज का ही पुट कॉल रेशियो है, नियर अबाउट 1.04 के आसपास, तो फेयर वैल्यू है। तो ना खोने के लिए है, ना ही कुछ पाने के लिए, सिर्फ वेट करने के लिए है। मेरे को लग रहा है कि जब तक नई सिस्टम आप जाते नहीं, थोड़ा डाटा थोड़ा मैच्योर होता नहीं, तब तक कोई बड़ी कॉल मत लेना। जो ले रखा है उसी को संभालो। नया फैसला अभी 2-4 दिन के लिए बाद लेना, अभी 2-4 दिन फैसला लेने का नहीं है। थोड़ा पॉलिटिकल चीज़ें भी और आ जाएंगी सामने से, हो सकता है पाकिस्तान भी कुछ बोले ना बोले, वहाँ से थोड़ा देख लो, सब चीज़ें चेक कर लो, फिर उसके बाद आप कॉल ले लेना। इन बिटवीन हो सकता है चाइना से रिगार्डिंग और अच्छी खबरें भी आपके पास टैरिफ वाली आ जाए। तो रफ मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, कहाँ पे क्या कैसे किस रूप करना है। और बताने के लिए एक ही शेयर एफ एंड बैन, आरबीएल बैंक बहुत बढ़िया चला हुआ है, एक ही इकलौता शेयर ऑन अ डे ऑफ एक्सपायरी एफ एंड बैन में।
और तो बस सारा बता ही दिया ऑलमोस्ट। अगर कुछ होगा छूट गया होगा तो मैं कार्यक्रम के दौरान आपको बताता रहूँगा, इसलिए कार्यक्रम में बने रहिएगा। 10:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें मानव को भी जोड़ेंगे, महारथी का सेगमेंट होगा, टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, हमारे रिसर्चर्स होते हैं, आपकी पूरी मुकम्मल तैयारी हम यहाँ पे कराते हैं। कुणाल परार इस बीच आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल सर नमस्ते। सर मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि आज ऑफ एक्सपायरी, क्योंकि एक्सपायरी का इम्पैक्ट 2 दिन पहले ही आ गया था बाजार में। कल भी रेंज का था मार्केट, आज भी रेंज का रहेगा मार्केट। आपकी कैलकुलेशंस भी यही कहती हैं। और दूसरा, नई सीरीज में जब आप एंटर करोगे तो कम से कम 1 से 2 दिन अभी देखना चाहिए डाटा किस तरफ जा रहा है। आप भी मानते हो या फिर आप सर कुछ और कैलकुलेट कर रहे हो? कुणाल भाई आपको आवाज आ रही है? नमस्ते, आवाज आई आपको? यस, जस्ट एरर था। हाँ, जस्ट आई। गुड मॉर्निंग डिम्बी जी। एंड डेटा की बात करें तो जिस हिसाब से एक मोमेंटम देखने को मिली है, जिस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। कल के दिन में जो एक फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिला है, कल के दिन में जिस हिसाब से मोमेंटम हमें देखने को मिली है, इट्स जस्ट वन काइंड ऑफ फॉलो अप मोमेंटम ओनली, क्योंकि लगातार आप देखिए 7 अप्रैल से लेके एक लगातार एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। कल के दिन में एक माइनर सा एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना है, बट सबसे अच्छी बात यह है कि निफ्टी लगातार 24,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन हो रही है। एंड आने वाले दिनों में लग रहा है 24,900 तक के भी लेवल निफ्टी यहाँ पे आपको दिखा सकती है। नाउ अगर मैं डेटा की बात करूँ तो कल मैं थ्रू आउट ऑप्शन से एनालिसिस कर रहा था, और उसमें कहीं ना कहीं पिछले 3-4 दिनों का अगर मैं हिस्टोरिक डेटा देखूं तो आउट ऑफ द मनी में जो उस टाइम पे लॉन्ग बिल्डअप की पोजीशन बनी थी, तो आज एक्सपायरी है, तो आज के दिन में उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको नेक्स्ट मंथ का देखना पड़ेगा। तो आउट ऑफ द मनी में लॉन्ग बिल्डअप है, इन द मनी में एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला था, और थ्रू आउट द स्ट्राइक प्राइस पुट में आप देखिए तो यहाँ पे आपको शॉर्ट बिल्डअप की ही पोजीशन मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पैटर्न है ये नेक्स्ट सीरीज में भी कंटिन्यू हो सकता है, एंड इसके बेस पे 925 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर सपोर्ट की बात करूं फिलहाल तो 24,000 का हम यहाँ पे एक सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं, जो मैक्स ओआई एज पर द पुट साइड है। एंड अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म किया हुआ है, मतलब मैं ऑल टाइम हाई बना लिया है, जितने भी रेजिस्टेंस है सारे के साथ रेजिस्टेंस ब्रेक कर लिया है। बट थोड़ा सा कंसर्न कल के दिन में था, क्योंकि कल के दिन में बियरिश एंगल्फिंग बनाया है, एंड से ही निफ्टी बैंक निफ्टी ने हमें गिरावट दिखाई है। सो कल यहाँ पे कोई नई पोजीशन बनाने की मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन हाँ सपोर्ट की बात करें तो जो गैप ऑफ ओपनिंग हमें 21 अप्रैल को आया था, वही गैप ऑफ ओपनिंग फिलहाल एक अच्छा खासा सपोर्ट है डिम्पी जी। सो सपोर्ट की बात करें तो लोअर लेवल पे जो सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 54,600 से लेके 54,400 एक सपोर्ट एरिया है, एंड ऊपरी लेवल की बात करें तो 56,500 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है कुणाल भाई, एग्जैक्टली आपने वही लेवल बताया, बात भी रखी। आप भी यही कह रहे हैं कि 54,000 54,200 300 मार्केट का सपोर्ट है और परफॉर्मेंस है, बाइंग और डिप करना निफ्टी पे। आप ये कह रहे हैं कि स्टांस कंटिन्यू रह सकता है। आप ये भी कह रहे हैं कि 24,000 का एम सपोर्ट है निफ्टी पर, और आगे चलेगा तो और मूवमेंट भी आएगा। रफ हमने आपके सारे पॉइंट्स को नोटिस भी कर लिया, यही बात हमने थोड़े डाटा की हेल्प से डिस्क्रिप्शन भी दिया था। आगे बढ़ते हैं कुणाल भाई, आपके शेयर्स भी चाहिए। आपका आज के शेयर्स या फिर मैं बोलूँगा सीरीज के शेयर्स कौन से हैं? वेल, आज के शेयर्स की बात करें, 2 शेयर्स है जहां पे अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। एंड डिम्पी जी, मैं अपने जितने भी दर्शक मित्रों सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, नो डाउट हम टीवी पे आके ट्रेडिंग कॉल देते हैं, पोजिशनल कॉल देते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी हो सकता है, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मार्केट ने अभी जो गिरावट दिखाई वहां पे अच्छे खासे लार्ज कैप स्टॉक थे जो बॉटम पे मिल रहे थे, अभी भी कुछ ऐसे है जो बॉटम पे मिल रहे हैं, में उनका पार्टिसिपेशन इतना नहीं है। तो मैं कहूंगा कि एक फोकस यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी किया जाना चाहिए, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे अगर आप खरीदारी करके चलोगे और यहाँ से जो बाउंस बैक मिलेगा आपको अच्छा खासा वहां पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। सो अच्छे खासे स्टॉक पे फोकस करना जरूरी है पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ना अगर मैं ट्रेडिंग और पोजिशनल कॉल की बात करूं तो 2 स्टॉक है, टाटा मोटर्स है और बिरला सॉफ्ट है।
टाटा मोटर्स में अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला है और इतना ही नहीं, जेएलआर की जो रेवेन्यू वो भी बढ़ के आई थी, तो कहीं न कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें यहाँ पे क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। और रिसेंटली जो नंबर आए हैं पर्टिकुलरली जेएलआर को लेके, तो कहीं न कहीं इंडियन मार्केट में जेएलआर की बिक्री भी ग्रेजुअली बढ़ने को मिल रही है। तो टाटा मोटर्स 658 के अराउंड का क्लोजिंग है, 635 के एसएल के साथ खरीद करके चलने की सलाह है, 3 साढ़े 3% चले जो मेंटेन करना पड़ेगा। टारगेट की बात करें तो 676 का पहला टारगेट है एंड वो जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 705 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो है वो बिरला सॉफ्ट है। कंपेयर टू अदर स्टॉक्स बिरला सॉफ्ट में उतनी मोमेंटम नहीं आई है, बट रिवर्सल की बात करें तो कंफर्म रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 399 के अराउंड का स्टॉक का क्लोजिंग है, 380 के एसएल के साथ खरीदारी करके चले। टारगेट की बात करें 414 414 का पहला टारगेट है और वो जैसा ही ब्रेक होता है आपको 430 से दूसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो शुक्रिया हमारे व्यूवर्स को एडवाइस देने के लिए। नई सीरीज शुरुआत से ठीक पहले उनका पोर्टफोलियो का गठन उन्हें किस तरह से करना है और स्टॉक स्पेसिफिक अपनी राय, मार्केट पर भी अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। 2 स्टॉक्स खरीदारी के मौके बनते हुए टाटा मोटर्स में कुणाल के लॉस पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। टाटा मोटर्स 676 के लेवल्स तक जा सकता है। मजबूती कल करीब 5% की देखने को मिली थी। आज देखते हैं मार्केट खुलने के साथ साथ सेंटिमेंट्स कैसे पैन आउट होते हैं और बिरला सॉफ्ट में भी खरीदारी के मौके बनते हुए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आज का सत्र रिजल्ट हैवी डे है। 5 निफ्टी कंपनियों के नतीजे और 10 वायदा बाजार की कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। तो ड्यूरिंग द एंटायर सेशन ढेर सारे नंबर्स आते दिखेंगे। कैश मार्केट की भी एक लंबी फहरिस्त है जो कि नतीजों पर फोकस रहेगा और सारे के सारे नंबर्स आप अपने चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर लगातार तुरंत प्रभाव से फ्लैश होते देखेंगे। लेकिन जब नतीजे आ रहे हैं तो नतीजों को लेकर ढेर सारी खबरें भी है। नतीजों से ठीक पहले जहां हम नतीजों के अनुमान आपको बताते हैं, नतीजों के साथ साथ नतीजे कैसे आए वो भी आप तक जाते हैं और इसी के साथ ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। ये सारी की सारी चीज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है क्योंकि स्टॉक पर इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखता है सारी की सारी चीजों के चलते। हमारे साथ खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकरेज का एक्शन, सारी की सारी चीजें नतीजों को लेकर सारे के सारे अपडेट्स को लेकर रविंदर और वरुण जुड़ गए हैं। रविंदर, शुरुआत आपसे करेंगे। सबसे पहले तो नतीजों की बात कीजिए। एक्सचेंजेस पर कल बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए वो कैसे रहे, उसके बाद खबरों वाले शेयर्स भी बताएं। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अर्निंग वाले स्टॉक्स से। तो वहाँ पे टाटा कंज्यूमर ने अगर अपनी जो है अर्निंग अनाउंस किए थे, जहाँ पर टाटा कंज्यूमर का जो रेवेन्यू है उसमें जो है ऑलमोस्ट 18% की जो है ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वही नेट प्रॉफिट में भी जो है अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है जो 216 करोड़ से बढ़कर 345 करोड़ देखने को मिला है। वही एबिटा मार्जिन जो है उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है 250 पॉइंट्स की। और मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है जहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा है कि जो एबिटा मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल Q2 और Q3 FY26 के एंड में। अगला जो स्टॉक है पर्सिस्टेंट सिस्टम, जहाँ पर पर्सिस्टेंट सिस्टम का जो नेट रेवेन्यू है Q4 में उसमें जो है 6% का जो है अपटिक देखने को मिला है क्वार्टर बेसिस पर। वही बात करें एबिट की तो एबिट में भी जो है 11% की ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर बेसिस पर। तो ओवरऑल पर्सिस्टेंट सिस्टम के जो नंबर थे Q4 के वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं जिसके चलते स्टॉक्स में जो आज एक्शन देखने को मिल सकता है। अगला जो स्टॉक है थायरोकेयर, जहाँ पर थायरोकेयर का जो Q4 का जो रेवेन्यू है उसमें जो है ऑलमोस्ट 22% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट जो है 17 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़ पर देखने को मिला है और मार्जिन में भी जो है अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है जो 21.9% से बढ़कर 30.8% पर देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो थायरोकेयर के जो Q4 के नंबर थे वो काफ़ी अच्छे रहे। अगला जो स्टॉक है LTI माइंडट्री, जहाँ पर LTI माइंडट्री में जो Q4 में जो रेवेन्यू है वो जो है फ्लैट देखने को मिला है 1.1% पर क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें रेवेन्यू CC ग्रोथ की तो वो भी जो है 0.6% डाउन देखने को मिला है। और बात करें पैट की तो पैट जो है उसमें 4% का ग्रोथ देखने को मिला है जो 1085 करोड़ से बढ़कर 1129 करोड़ पर देखने को मिला है। तो LTI माइंडट्री के जो ओवरऑल जो Q4 के नंबर थे वो वीक रहे। अगला जो है दालमिया भारत, जहाँ पर दालमिया भारत का जो रेवेन्यू है उसमें 5% का जो है डिक्लाइन देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो 4,307 करोड़ से घटकर 4,091 करोड़ पर देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, लेकिन नेट प्रॉफिट में जो है ऑलमोस्ट 40% का जो है उछाल देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो दालमिया भारत के जो Q4 के नंबर थे वो इनलाइन थे विद एस्टिमेट। अगला जो है रैलिस इंडिया, जहाँ रैलिस इंडिया में जो Q4 का रेवेन्यू है उसमें 18% का जो है डिक्लाइन देखने को मिला है क्वार्टर बेसिस पर। वहीं कंपनी का जो नेट लॉस है उसमें भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है जो 21 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़ पर देखने को मिल रहा है। तो रैलिस इंडिया के जो
के जो नंबर थे वो वीक रहे। कैनफिन होम ने भी अपनी Q4 रिजल्ट अनाउंस किए हैं, जहाँ पर उसमें जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें जो ऑलमोस्ट 8% का जो है अपटिक देखने को मिला है ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें एनआईआई की, तो एनआईआई में भी जो है 3% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। तो कैनफिन होम के जो नंबर थे Q4 में वो मिक्स रहे। सिंजीन इंटरनेशनल ने भी जो है अपने नंबर किए Q4 की, जहाँ पर उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 11% का जो है अपटिक देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और हाल नेट प्रॉफिट है उसमें ऑलमोस्ट 3% का जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। और मैनेजमेंट की भी कमेंट्री आ रही है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है FY26 में वो मिड टू सिंगल डिजिट रह सकता है। बात करें खबरों वाले शेयर्स की, तो खबरों वाले शेयर्स में जो हमारा पहला शेयर है बजाज फाइनेंस, जहाँ पर बजाज फाइनेंस की जो है 29 अप्रैल को बोर्ड मीट है, जिसमें वो कंपनी जो है स्टॉक स्प्लिट और बोनस पर जो है विचार करने वाली है। यूको बैंक की भी जो है बोर्ड मीट है 28 अप्रैल को, जहाँ पर वो फंड रेस पर विचार करने वाले हैं 28 अप्रैल को। अगला जो है BPCL, जहां पर BPCL ने जो है एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है GPS रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड के साथ, की कंपनी जो है कंप्रेस बायोगैस प्लांट जो है अक्रॉस इंडिया सेटअप करने वाली है, और जो कॉस्ट होगा इसका वो 8 करोड़ का होगा। अगला जो है NHPC, जहाँ पर NHPC ने के बोर्ड जो है वो NHPC जो है 1200 मेगावाट जो सोलर पार्क प्रदेश में वो डेवलप करने वाला है, और जो कॉस्ट होगा इस डेवलपमेंट का वो करीब करीब 800 करोड़ का होगा। बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन के बोर्ड ने जो है 4,500 करोड़ का फंड रेस का अप्रूवल दिया है। अगला जो है अडानी ग्रीन, जहाँ पर अडानी ग्रीन ने जो है पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, जिससे कि कंपनी जो है 1250 मेगावाट का जो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी जो है सप्लाई करने वाली है। पर्सिस्टेंट सिस्टम की यहाँ पे बात करें, पर्सिस्टेंट सिस्टम ने Q4 के रिजल्ट तो अनाउंस किए हैं, जहाँ पर कंपनी ने एक और डिसीजन लिया है कि कंपनी जो है अरक्का इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को मर्ज करने वाली पर्सिस्टेंट सिस्टम पे। अगला आखिर में बात करेंगे पिरामल फार्मा की, जहाँ पर पिरामल फार्मा की जो सब्सिडरी कंपनी है पिरामल हेल्थ केयर, वो जो है 626 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली PPL फार्मा पर। तो पिरामल फार्मा में जो है आज एक्शन देखने को सकता है। तो ये तो थे खबरों वाले शेयर्स और Q4 अर्निंग वाले। अब बात करें ब्रोकरेज की, तो ब्रोकरेज के दम पर कहाँ क्या ब्रोकरेज हाउस ने किस स्टॉक्स क्या रेटिंग दी है वो बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरुण। डेफिनेटली। तो रविंदर, यहाँ देखिए खास 3 स्टॉक्स फोकस में हैं। एक है LTI माइंट्री, एक है टाटा कंज्यूमर्स और एक है जीमेंस का स्टॉक। अब क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए नतीजों के बाद LTI माइंट्री पे नुवामा ने अपना टारगेट जो है वो काट दिया है। 5350 पहले था, अब यहाँ पे काट के 5200 का टारगेट जो है वो दे रहे हैं। हालांकि अब भी खरीदारी की सलाह जो है वो बरकरार रखी है। इनका कहना है कि Q4 जो है इस कंपनी के लिए काफ़ी वीक था। BFSI और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जो है वहाँ मोमेंटम अच्छा था, लेकिन मार्जिन जो है वो थोड़े बहुत कमज़ोर थे। ये साल जो है LTI माइंट्री के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। आगे देखना होगा कैसा होगा, खासकर नए CEO जो है वो किस तरह से स्ट्रेंथन करते ऑपरेशंस को, उन पे उस चीज़ पे इनकी नज़र होगी। हालांकि FY26 और 27 के लिए इन्होंने अपने जो EPS एस्टिमेट है उसमें 2.5 से 3.25% के आसपास की कटौती की है, क्योंकि मार्जिन जो है वो थोड़े बहुत कमज़ोर थे और आगे ग्रोथ जो है वो थोड़ी बहुत कमज़ोर रह सकती है, ये कहना है। टाटा कंज्यूमर्स, नुवामा खरीदारी की सलाह दी है, लक्ष्य को बढ़ा दिया है। यहाँ पे 1255 से बढ़ा के 1335 रुपये का ये लक्ष्य दे रहे हैं। इनका कहना है कि रेवेन्यूज इनलाइन थे एस्टिमेट के मुताबिक, और एबिटा जो है वो भी अच्छा खासा देखने मिला। टी वॉल्यूम जो है वो थोड़े अनुमान से थे, 2% के आसपास ही देखने मिले हैं। कॉफ़ी प्राइसेस जो है वो काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो इस पे इनकी नज़र होगी। और साथ ही में इनका ये कहना है कि इन्होंने अपने EPS एस्टिमेट जो है उसमें थोड़ी बहुत कटौती की है, करीब 1.3 से 1.7% के आसपास, लेकिन अच्छे नतीजों के बाद यहाँ पे लक्ष्य इन्होंने बढ़ा दिया है। आखिरी में जीमेंस पे जेफरीज की रिपोर्ट है, जहाँ पे खरीदारी की सलाह है और 3300 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो डीमर्ज एंटिटी है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट में एक प्योर प्ले है, और आगे चल के करीब 10 से 17 दिन के बाद में डीमर्ज एंटिटी है उसके शेयर यहाँ पे मिलेंगे, और इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका होगा। और ये उम्मीद कर रहे हैं कि सीमेंस जो है आगे चल के करीब EPS ग्रोथ जो है FY24 से 27 तक करीब 40% के आसपास रह सकती है, क्योंकि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। इसके लिए आप जीमेंस पे भी रखेगा। 3300 का लक्ष्य जो है वो जेफरीज ने दिया और खरीदारी की सलाह ये दे रहे हैं। ओके, वरुण और रविंदर, बहुत शुक्रिया सारी की सारी खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकरेज में बताने के लिए। सीधे तौर पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और खबरों वाले शेयर्स संकेत मिल रहे हैं कि कंजम्पशन का स्पेस है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं, और साथ ही IT टेक्नोलॉजी प्लेयर्स हैं जो कि फोकस रेडार पर हैं। नतीजे भी आ रहे हैं, खबरें भी आ रही है, और उसके
साथ साथ ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स भी हैं। सो इन सेक्टर्स पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। टेक्निकली लगातार हम इन स्टॉक्स पर राय भी ले रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल टेक भी आपके लिए जानना बेहद बेहद जरूरी है। हमारे साथ मयूरेश जोशी अब जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मॉर्निंग मानसी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन। थैंक यू सो मच। मयूरेश, शुरुआत में आईटी सेक्टर से करना चाहती हूँ, क्योंकि कंपनी के नतीजे आए हैं, एलटीआई माइंड नंबर्स तो आए हैं, जिस पर अभी अभी हमारे सहयोगी वरुण निवामा की रिपोर्ट का जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन मेरी नजर पर्सिस्टेंट सिस्टम पर भी जारी है। ओवरऑल फंडामेंटल टेक आपका आईटी सेक्टर पर जानना चाहूंगी, बिकॉज एलटीआई माइंड के नतीजे हमने देखा कमजोर रहे और चैलेंजिंग हैं, तिमाही भी चैलेंजिंग है, मैनेजमेंट का भी ये कहना था। हालांकि ब्रोकरेजेस की माने तो अब भी खरीदारी की राय बरकरार रखने की बात हुई है, लेकिन पर्सिस्टेंट सिस्टम के नंबर्स मयूरेश हर लिहाज से काफी पॉजिटिव नजर आए हैं। मैनेजमेंट में चेंजेस की खबर भी आ रही है और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कंपनी ने डिविडेंड्स के भी अनाउंसमेंट किए हैं। छोटी मझोली आईटी कंपनियां, लार्जर आईटी प्लेयर्स, ऑफ कोर्स हम ये जानते हैं कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट में काफी कुछ हो रहा है, काफी वॉलिटिलिटी है, जिसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक आईटी कंपनीज पर पड़ेगा। बट फंडामेंटली टेक क्या बन रहा है आईटी सेक्टर पर? मॉर्निंग टू यू मानसी। आई थिंक दो चीजें, एक आई थिंक जो पूरी दिक्कत से आईटी सेक्टर गुजर रहा था पिछले कई हफ्तों से, बेसिकली बेस्ड ऑन 4 फैक्टर्स। पहली चीज, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कैसे रह सकती है ग्लोबल बैकड्रॉप में, टैरिफ्स के माहौल में, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के रेसिप्रोकेटिंग टैरिफ्स, नेगोशिएटिंग विद द कंट्रीज, इसमें डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स अलग अलग सेक्टर्स के लिए, बीएफएसआई, फार्मा, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग हो, इसमें क्या प्रभाव आता है, ये एक लार्ज अननोन है एट दिस जंक्चर। दूसरा, बिकॉज डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का एक लार्ज अननोन है, ऑर्डर्स कैसे निकल के आएंगे और किस मात्रा में आएंगे और कब आएंगे, आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन मार्क, वेदर ऑर्डर्स विल कम नाउ और दे कम विद अ डिफर्ड और अ डिलेड इफेक्ट, ये कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तीसरा, ये जो सारे ऑर्डर्स आते हैं, ये क्या प्राइसिंग पे आते हैं, ये भी देखना समझना बहुत जरूरी है एट दिस जंक्चर। बिकॉज अगर बजट्स थोड़े टाइट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक जो पर्स स्ट्रिंग्स होती हैं काफी कंपनीज की या कॉर्पोरेट्स की, वो थोड़ी सख्त हो जाती है, और इसलिए आई थिंक नेगोशिएशंस होते हैं प्राइसिंग के ऊपर। एंड फोर्थ, आई थिंक कंसिडरिंग ऑल दीज 3 फैक्टर्स पुट टुगेदर, जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो एक्सपेक्टेशंस है आउटसोर्सिंग कॉस्ट की, एबिट मार्जिन परफॉर्मेंस की, एंड अगेन आई थिंक डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ इन एन एनवायरनमेंट व्हिच लुक्स हेजी एट दिस जंक्चर, फॉरवर्ड एस्टिमेट्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज प्रॉब्ली व्हाट इज गॉट एग्जिबिटेड। तो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एचसीएल टेक among large caps was a relatively better outlier in terms of reported numbers. But कहीं ना कहीं आई थिंक जो मिड कैप आईटी स्पेस है, यहाँ पे भी आई थिंक ये जो मैक्रो एनवायरनमेंट है दैट शुड आल्सो प्ले आउट। ऑब्वियसली यहाँ पे भी आउटलायर्स रहेंगे, लाइक एचसीएल टेक इन द लार्ज स्पेस, जैसे परसिस्टेंट का जिक्र किया, जो हमारे रडार पे है, वी रियली वांट टू आउट नंबर्स कमिंग थ्रू। परसिस्टेंट के नंबर्स हमारे हिसाब से काफी डिसेंट आए। द अदर 2 कंपनीज दैट वी वॉच आउट फॉर इज कोफोर्ज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एम्फेसिस, जिसका एक बहुत बड़ा पहलू जेन एआई से आता है। देयर ऑलरेडी 40% इन टर्म्स ऑफ जेन एआई रेवेन्यूज। जेन एआई इज वन सेगमेंट ऑफ द मार्केट जहां एम्फेसिस के मैनेजमेंट लग रहा है कि ग्रोथ आते रहेगी। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जिसमें कह रहा हूँ, आई थिंक एक जनरल सॉफ्टनेस इज प्रॉब्ली एग्जिबिटेड। तो मुझे लगता है आई थिंक वी आर probably adopting a wait and watch approach for the sector as a whole. हमें अभी भी लगता है कि जो बैकएंड रिकवरी है, ये अगले कुछ हफ्तों या महीनों पे डिपेंडेंट होगी इन टर्म्स ऑफ व्हाट द स्ट्रीट इज प्रॉब्ली कि सेकंड हाफ में अच्छी खासी रिकवरी होगी। पर अगले 1-2 महीनों में क्या मैक्रो इम्पैक्ट आता है, क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, ये सारे निर्भर करेंगे बैकएंड रिकवरी की तरफ। बट आई थिंक एज आई सेड, 3 stocks percent, Coforge और Mphasis, we are very very closely monitoring them and they're all good. मयूरेश, थैंक्स फॉर दैट फंडामेंटल टेक। और इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ही जब आईटी मेजर्स के नंबर्स की शुरुआत हुई थी, इन नतीजों के साथ साथ विस्तार से जब मैंने आपके सामने बातचीत रखी थी, ये भी कहा कि अब एक्सपर्ट्स का और रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि करेक्शन फेज जो है वो थमता हुआ आईटी सेक्टर के लिए नजर जरूर आ सकता है। आईटी मेजर्स और साथ ही छोटी मझोली आईटी कंपनीज पर खासतौर से हमें नजर रखनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुणाल, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स भी कुछ रेडार पर है। बजाज फाइनेंस को लेकर खबर आई है, 29 अप्रैल को शेयर विभाजन और बोनस पर विचार होने जा रहा है, बोर्ड बैठक होगी। बजाज फाइनेंस ऑलमोस्ट 0.5% के साथ कल क्लोज हुआ था। सही कहा है, एंड न्यूज के बेस पे आज
आज के दिन में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। 9,300 के अराउंड स्टॉक का क्लोजिंग है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से खरीदारी करके चलनी चाहिए। अगर ओपनिंग पे अगर फ्लैट ओपन होता है, प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे 9,100 का है फिलहाल सपोर्ट आ रहा है। 9,100 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे और जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऊपरी लेवल पे टारगेट की बात करें तो 9,490 और अगर वो ब्रेक होता है तो 9,770 तक की भी टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। ठीक है, ये कुछ कुछ अलग अलग स्टॉक्स आपको पता करते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन इस तरह के बाज़ार के अंदर कुछ ठहराव वाले शेयर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी आपको। जब हम नई सीरीज़ के अंदर एंटर कर रहे हैं तो एक चीज़ दिख रही है, थोड़ा सीमेंट के अंदर उतना अच्छा रोल है नहीं। मयूरेश सर मेरे साथ बने हुए हैं। मयूरेश सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सीमेंट पर आपका टेक क्या है? कोई बहुत अच्छा और डिसाइसिव मूव सर इस बार की जो पुल बैक हुआ या मार्केट के अंदर जो तेज़ी आई उसमें इन्होंने नहीं दिखाया, वो टिपिकली बैंक्स ने दिखाया, एनबीएफसीज ने दिखाया, सीमेंट नहीं उतना चल पाया। अगली सीरीज कैसे समझे सर इनके लिए? मॉर्निंग डिम्पी जी, नहीं मुझे लगता है थिंक सिलेक्टिवली सीमेंट यहाँ से शुड स्टार्ट डूइंग वेल। आई थिंक 3 ब्रॉड रीजंस हैं। पहले आई थिंक जो एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है पिछले तिमाही तक was primarily based on the fact कि जो delayed monsoons हुए थे, elongated monsoons, जो elections चल रहे थे, जो capex में स्लो डाउन, liquidity tightness के वजह से जो डिमांड में एक स्लो डाउन हमें देखने मिला था, वो शायद सीमेंट वॉल्यूम्स पे प्ले आउट हो रहा था। बट अभी जैसे आरबीआई ने लिक्विडिटी ईज कर ली है, गवर्नमेंट फिक्स हैज कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली, उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो की एरियाज है लाइक हाउसिंग, अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इसके वजह से जो वॉल्यूम ग्रोथ होगी वो काफी डिफरेंट हो सकती है और ये पूरी रिकूप कर लेगी जितनी लॉस इन वॉल्यूम्स हुए थे पिछले हफ्तों में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होगी, बट देयर विल बी अ डिसेंट वॉल्यूम ग्रोथ व्हिच इज कंपेयर्ड टू एवरेज मीन्स। और एवरेज मीन्स यही होता है कि जो अपनी एवरेज जीडीपी होती है ग्रोथ एक्सपेक्टेड, जो नॉमिनल जीडीपी है, उसके 1.5 से 2 गुना वॉल्यूम ग्रोथ सीमेंट सेक्टर के लिए होती है, जो शायद हो सकती है ये वर्ष के लिए। दूसरा ये समझना चाहिए कि जो कंसोलिडेशन हो रही है पूरे इंडस्ट्री में, जो अधिग्रहण हो रहे हैं अक्रॉस द सेक्टर, इसके वजह से आई थिंक जो एक प्राइसिंग है यहाँ पे जो एक स्टेबिलिटी आ सकती है, ये काफी अच्छी मानी जा सकती है पूरे क्षेत्र के लिए। और इसमें मुझे लगता है कि प्राइसिंग पावर प्रॉब्ली रिमेन विद द इंडस्ट्री एज अ होल। हम हमेशा देखते हैं कि इन केस ऑफ सप्लाई प्राइस कट्स आते जाते हैं। अभी मुझे लगता है विद कंसोलिडेशन प्राइस स्टेबिलिटी इज अराउंड द कॉर्नर। तीसरा आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट हम देखते हैं पूरे क्षेत्र के लिए, वहां पे भी स्टेबिलिटी दी जा रही है। A large part of the leadership cement stocks are also having waste heat recoveries, captive power plants, power and fuel costs को अच्छा खासा कम कर रहे हैं। और इसके वजह से आई थिंक ओवरऑल EBITDA और एब्सोल्यूट EBITDA per ton और operating leverage, because utilization level will exceed 75% this year because all these measures should start playing out on balance sheets। और इसलिए मुझे लगता है sequentially Q4 में, sequentially Q3 और Q4 numbers बेहतर रह सकते हैं। Q1 में numbers significantly improve होंगे। अगले वर्ष के लिए जैसे हम सेकंड हाफ में देख रहे हैं, देयर शुड बी इवन फर्दर इंप्रूवमेंट। तो मुझे लगता है आई थिंक सीमेंट सेक्टर इज वेरी वेल प्लेस्ड पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को देख के। जो सिलेक्ट लीडरशिप स्टॉक्स है, एज एन एग्जांपल आई थिंक अल्ट्राटेक सीमेंट थोड़े महंगे जरूर हो सकते हैं, बट इनकी जो रेटिंग्स रैंकिंग्स हैं ये बहुत सुपीरियर है, एंड दे कैन गाइड थ्रू दिस एंटायर मैक्रोइकोनॉमिक्स दैट आई एम स्पीकिंग। और मझौले शहरों में मुझे लगता है जेके सीमेंट, इसका एक व्हाइट और ग्रे सीमेंट का मिक्स है, और जो सारे पहलू में कह रहा था शायद इसके नंबर्स बेटर प्ले आउट हो। तो सिलेक्टिवली मुझे लगता है स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, एंड फॉर द सेक्टर एज होल आवर कॉल इज। आप ये कह रहे हैं कि इनकी प्लेसमेंट ठीक है, यहाँ से अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं, और आपने कुछ शेयर्स के नाम भी बताए, मैंने चार्ट दिखा के ये भी बताया कि पूरे 1 महीने के अंदर, यानी इस पूरी एक सीरीज़ के अंदर वो कितना कितना चले, वो आपको स्क्रीन से दिख भी गए होंगे। कुणाल परार, मेरे को नई सीरीज़ के 2 शेयर आप दे सकते हैं? मैं पूरा अप्रैल के बाद मई की सीरीज़ पूरा रखूँगा, 2 शेयर मेरे को चाहिए होंगे मई सीरीज़ के हिसाब से। और प्रोड्यूसर साहब उसको ना हेडलाइंस में आप वैसे डाल दीजिएगा, सॉरी ग्राफिक्स में, कि मई सीरीज़ के शेयर्स कुणाल परार की तरफ से। सर बताइए प्लीज़, या समय लेना आप बताइए, आपको समय चाहिए तो समय भी ले लीजिए आप कुणाल भाई। नहीं एक्चुअली स्टॉक तो रेडी है, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम है थ्रू आउट द डे हम स्टॉक एनालिसिस करते रहते हैं, तो स्टॉक रेडी है। सबसे पहला जो स्टॉक है डिम्पी जी, बहुत बढ़िया स्टॉक है, आप भी उसको
स्टॉक का नाम है हीरो मोटोकॉर्प और हैमर कैंडलस्टिक बनाने के बाद फॉलोअप मोमेंटम देखने को मिली है आर्ली चार्ट पे एंड आर्ली चार्ट पे 100 एमए और 50 एमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, डेली चार्ट पे 20 एमए के ऊपर है और एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लिया है वीकली जहां पे उसने पहले सपोर्ट लिया था 3940 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डबल बॉटम का भी कंफर्मेशन मिला है, यानी कि मल्टीपल ऐसे कंफर्मेशन मिल रहे हैं जिसके बेस पे यहाँ पे कॉन्फिडेंट बढ़ सकता है हीरो मोटोकॉर्प में पोजीशन ऐड करने के लिए। 3940 के अराउंड है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे, डिम्पी एसएल हमारा आएगा 3700 का एंड अगर टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है मुझे लगा है कि सबसे पहला टारगेट जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो है 4120 का और ये इमीडिएट हर्डल है इसका जो हिडन रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन ये जैसे ही क्रॉस करता है डिम्पी 4420 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी कि 12 से 13% का भी रिटर्न ये स्टॉक दिखा सकता है। सो हीरो मोटोकॉर्प पे यहाँ पे पोजीशन बना के चलने की सलाह है एंड दूसरा जो स्टॉक है जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम रिसेंट डेज में हमें देखने को मिली है ये जो स्टॉक है फार्मा से, और जिस हिसाब से फार्मा को लेके टैरिफ की बात चल रही है और जिस हिसाब से गवर्नमेंट फोकस कर रही है पर्टिकुलर टैरिफ लेके, मुझे लग रहा है कि फार्मा में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। अच्छा खासा उछाल स्टॉक में देखने को मिला है, इतना ही नहीं पहले स्टॉक में ब्रेकआउट भी आया था। फिलहाल स्टॉक का 1788 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी अच्छे लेवल पे है और आर्ली चार्ट पे 150 ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो सन फार्मा यहाँ से डिम्पी जी खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1788 है। अगर मैं एसएल की बात करूँ तो लोअर लेवल पे इमीडिएट जो हमारा बॉटम है 1730 वो हमारा एक एसएल बन जाएगा। 3-3.25% का एसएल है। टारगेट की बात करें तो इमीडिएट जो उसका हाई है 1835 वो हमारा टारगेट है और जैसे ये ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 1920 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो सन फार्मा और हीरो मोटोकॉर्प दोनों यहाँ से ये मे सीरीज के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह है। दोनों के दोनों इंडेक्स वाले शेयर सन फार्मा और हीरो मोटोकॉर्प में आपको खरीदारी करने की सलाह है। कल का दिन जो रहा वो फार्मा के नाम रहा, हम कह सकते हैं। अगर आप यहाँ शेयर चुनने हो तो हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से लगातार आपको रिकमेंडेशन भी आई। ल्यूपिन रेकमेंड किया गया, ग्लेनमार्क रेकमेंड हुआ, आज देखिए सन फार्मा रेकमेंड हो रहा कुणाल जी की तरफ से। थोड़ा नतीजों पर फोकस करते हैं और मयूरेश जी एक बार टाटा कंज्यूमर के बारे में ज़रा व्यू जानना चाहेंगे। नंबर्स में प्रॉफिट तो 1.5 गुना हो गया है लेकिन मार्जिन पर प्रेशर है, और अगर हम टाटा कंज्यूमर को अगर हम दिग्गज एफएमसीजी प्लेयर से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको भी लगता है क्या कि वैल्यूएशन थोड़े से अपर साइड पर है? हालांकि शेयर हम देखने की 8-9 से लगातार चल रहा है। पॉइंट यू एज वेल, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। मैं हमेशा मान रहा हूँ यही कि आई थिंक Q4 एफएमसीजी के नंबर्स रहेंगे अभी भी थोड़े सॉफ्ट रहेंगे। ऐसे अगर आप उम्मीद करेंगे कि फॉर द सेक्टर एज होल अभी सिग्निफिकेंट टर्नअराउंड देखने मिल गया है तो आई थिंक दैट इज प्रोबेबली नॉट द राइट थिंग टू डू, क्योंकि कंजम्पशन स्लोडाउन जो हमने विटनेस किया था ये शायद अभी भी प्ले आउट हो रहा है काफी एफएमसीजी शेयरों के ऊपर। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन जो आगे की है, क्योंकि बाजार फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, अगली तिमाही या अगले फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कैसे रह सकते हैं, आई थिंक वो रिलेटिवली बेहतर रह सकते हैं। टैक्स कट्स का जो हम एक सिलसिला देखेंगे फॉर द एंटायर पार्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, जो एक्सपेक्टेशन है कि मॉनसून ये साल काफी बेहतर रहने वाले हैं, और अगर ये होता है जो रूरल कंजम्पशन और रूरल रिकवरी है इसमें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। एफएमसीजी का 60% जो वॉल्यूम्स आते हैं वो रूरल मार्केट से आते हैं एंड सेमी अर्बन मार्केट्स, और इसलिए आई थिंक ये पहलू मार्केट के रिकवरी के लिए स्पेसिफिकली सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जहां तक इनका फूड्स बिजनेस है, मुझे लगता है दे शुड शो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। ऑल बिजनेस शुड आल्सो हैव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ट्रैक्शन। जो ग्लोबल बिजनेस है वहां पे थोड़ी आई थिंक एक सॉफ्टनेस हो सकती है in certain geographies, but that probably can come back also as we are heading into the second half. और जो न्यूट्रास्यूटिकल्स का बिजनेस है वो थोड़ा नीचे सा बिजनेस है जहाँ पे मार्जिन बेहतर रहते हैं, जहाँ पे इंप्रूवमेंट रह सकती है। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक फॉरवर्ड लुकिंग नंबर शायद एफएफसीजी कंपनीज के लिए देखने चाहिए। लार्ज पार्ट ऑफ द पूल यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि थोड़ी सॉफ्टनेस जरूर ये तिमाही में देखी जाएगी, थोड़ा मैनेजमेंट कॉमेंट्री थोड़ी भी पॉजिटिव रहे रिस्पेक्टिव कंपनीज के लिए। स्टॉक्स मुझे लगता है आई थिंक स्टेबल रहेंगे और सेकंड हाफ पे अच्छा रिकवर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक ब्रिटानिया शायद टाटा कंज्यूमर शायद ये कैटेगरी में पड़ता है जहाँ सेकंड हाफ रिकवरी शायद बेहतर रहने की। टाटा कंज्यूमर को लेकर ये व्यू। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी की भी नतीजे आए और वो है रैलिस इंडिया। हालांकि नतीजे थोड़े से कमजोरी दिख रहे हैं लेकिन शेयर लगातार तेजी में है और कल क्लोजिंग बहुत अच्छी देखी गया है, करीब 4% के गेंस रहे रैलिस में।
घाटा रैलिस का थोड़ा सा और बढ़ गया है, 21 करोड़ से बढ़ के हो गया है 32 करोड़ और रेवेन्यू में यानी कि आय में 17.5% के आसपास की गिरावट है। कुणाल जी, आप जरा रैलिस पर व्यू दीजिए। 200 वाला शेयर ये लगातार तेजी के बाद अब 250 रुपए के ऊपर है। प्रॉफिट टेकिंग आती है, मान लीजिए यहां से अगर नतीजों के बाद क्या एग्जिट ले लें यहां से जिनको प्रॉफिट हो रहा हो? वेल, नतीजे है तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी भी रहेगी। अगर मैं कहूँ कि पोजिशनल के लिए लिया था, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था और बॉटम पे लिया था, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके चलने की सलाह है। लेकिन अगर आपका मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मैं कहूँगा कि होल्ड करके रखिए, क्योंकि स्टॉक ने 246 के लेवल का ब्रेकआउट दिया है और लाइकली चांसेस है कि ऊपर में 275 और वो ब्रेक होता है तो 310 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो नजरिया यही है कि लिया पोजिशनल के लिए था तो बहुत ही बढ़िया लेवल है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। बढ़िया है, प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हैं, बढ़िया पैसे बन भी गए हैं। मतलब इस तेजी में करीब करीब 20% कम आपको पिछले 10 दिन में बना के रैलिस ने दे दिए हैं। क्या चाहिए आपको? बढ़िया है, यहाँ से आप तो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अब तमाम और शेयरों पर हम राय लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मार्केट लाइव की शुरुआत करेंगे। हेडलाइन अप्रैल सीरीज की मंथली एक्सपायरी का दिन और एशियाई बाजार से संकेत ठीक ठाक। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से सुस्ती के संकेत। भारतीय बाजार की शुरुआत पर रहेगी नजर। मार्केट्स लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे, अभिषेक और डिम्पी मेरे साथ है। हमारे एक्सपर्ट्स टेक्निकल और फंडामेंटल कुणाल परार, मयूरेश जोशी दोनों हमारे साथ मौजूद है। भारतीय बाजार के लिए आज की शुरुआत कैसी होगी? एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन कितने वॉलेटाइल सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं, सब कुछ आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता दिखेगा। बस चंद सेकंड्स में प्री ओपन टिक्स आपके स्क्रीन पर शुरुआत दिखाएंगे। 24,364 के आसपास इस वक्त निफ्टी प्री ओपन में हम देख रहे हैं करीब 92 अंकों की मजबूती का रुझान दिखाते हुए डेवलप होते हुए सेंटिमेंट्स ब्रॉडर मार्केट्स में भी नजर आए कल के सत्र में। हालांकि बैंक निफ्टी पर खास तौर से आज नजर रखनी होगी, क्योंकि लगातार मजबूती का रुझान दिखाने के बाद बैंक निफ्टी में कल वॉलेटाइल मूव जरूर देखने को मिले। इस वक्त हम देख रहे हैं प्री ओपन टिक्स सेटल होने की तैयारी करते हुए 24,260 के आसपास ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स की डाउन ट्रेंड्स गिफ्ट निफ्टी की तरफ से जरूर नजर आए। लेकिन फोकस करना होगा काफी सारी चीजों पर, बिकॉज रिजल्ट हैवी डे है। कई सारे नतीजे आते दिखे जिसमें टेक कंजम्पशन वाली कंपनियां शामिल रहीं और आज के सत्र में भी निफ्टी की करीब 5 कंपनियां और वायदा बाजार की करीब 9 कंपनियों के नतीजों पर फोकस रहेगा। मनीष सोनथालिया, एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO, हमारे साथ 10:10 पर की महारथी में जुड़ेंगे। इस बीच 16 पैसे कमजोर रुपया खुलता हुआ नजर आया है। करेंसी के ओपनिंग के स्क्रीन पर थोड़ी ही देर में फ्लैश हो जाएगी। कमजोरी के साथ रुपए की ओपनिंग इस वक्त नजर आ रही है। बुलियन मार्केट और एनर्जी पैक पर भी खास तौर से नजर रखनी होगी। सेफ हेवन के तौर पर सोने की चाल में हमने गोल्ड के प्राइसेस में हमने एक जबरदस्त मोमेंटम देखा, लेकिन ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट से जो सेंटिमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं, जो खबरें आती हुई दिख रही हैं, उसका एक इम्पैक्ट है जो कि बुलियन मार्केट और एनर्जी पैक पर पड़ता हुआ। मयूरेश विल स्टार्ट विथ दैट इटसेल्फ। गोल्ड सिल्वर के प्राइस, गोल्ड की ही अगर बात करें, पिछले सेशन से लगातार हम देख रहे थे नई ऊंचाइयों पर गोल्ड के प्राइसेस पहुंचते हुए, या यूं कहें कि 1 लाख, हम तो यही कहते हैं कि सोना लाख तक क्या हो चुका है। वहां से सेफ हेवन के तौर पर तो लगातार जितना भी ग्लोबल इम्पैक्ट है उसके चलते गोल्ड में इसी तरह के सेगमेंट्स डेवलप होंगे, लेकिन उसका इक्विटी मार्केट पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं, और गोल्ड फाइनेंस, गोल्ड ज्वेलरी काउंटर्स, किस तरह से इस पर टेक है आपका? नहीं तो ऑन अ लाइटर नोट, आई थिंक जो इंडियन हाउसवाइफ्स है, आई थिंक दे टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट savviest इन्वेस्टर्स पिछले कई महीनों से। मुझे लगता है, आई थिंक जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आई थिंक जो गोल्ड प्राइसेस हैं, ऑब्वियसली आई थिंक एक लेवल या थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद अगर हम देखते हैं कि जो डिमांड होती है, आई थिंक थोड़ा डिटरमेंट आ जाता है, क्योंकि एनीबॉडी इज गोइंग टू गो एंड बाय ज्वेलरी एट दिस जंक्चर, वो देख के यही सोचता है कि आई थिंक भाव घटनी चाहिए, देन आई प्रॉब्ली बाय। जो आज मैं सोच रहा था इतने ग्राम लो, इतने ही आ रहे हैं, तो आई थिंक मैं एक छोटी सी आइटम लेके ही खुश रहूंगा। सो आई थिंक देयर इज दैट इनहेरेंट साइकोलॉजी दैट प्रॉब्ली प्लेज आउट। Obviously, I think जो RBI के नए गाइडलाइंस आ रहे हैं in terms of LTVs, in terms of disclosures, larger companies might probably be doing that. But कहीं ना कहीं with this disclosure, जिनका एक पूरा का पूरा gold lending business में specifically I think exposure है, वहाँ पे मुझे लगता है I think companies like Muthoot, 98% or more is gold AUM. Manappuram is still relatively lesser at 51%.
शायद उनको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड नंबर्स। और जो प्राइसिंग की मैं बात कर रहा था और डिमांड, ऑब्वियसली आई थिंक मैनेजर्स टाइटन जैसे स्टॉक के लिए जहां पे पोर्टफोलियो प्लग कर रहे हैं वो वेडिंग ज्वेलरी को लेके, स्टडीड ज्वेलरी को लेके नंबर्स थोड़े इंकरेजिंग रहते हैं तिमाही में। मुझे लगता है आई थिंक प्राइसिंग को डिमांड सप्लाई के साथ बिल्कुल जोड़ना चाहिए, बिकॉज दैट डज क्रिएट एन इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ डिमांड विल शेप अप। मुझे लगता है गोल्ड फाइनेंसिंग से तो अभी फिलहाल बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। फॉर होल्ड ज्वेलर्स पर से आई थिंक टाइटन हैज अंडर परफॉर्म, बट कहीं ना कहीं तो नंबर्स ठीक ठाक आते रहे, प्योरली बेस्ड फैक्ट कि गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस, वेडिंग ज्वेलरी, स्टडीड ज्वेलरी expected to come back with portfolio plugs being थोड़ा आई थिंक रिलेटिवली बेटर परफॉर्म मेरे ओपिनियन में कर सकते। तो चलिए, ये तो एक राय हो गई बुलियन मार्केट, और बुलियन मार्केट का इम्पैक्ट इक्विटीज पर किस तरह का पड़ता दिखेगा। लेकिन कंजम्पशन, कुणाल क्विकली एचयूएल पर एक टेक आपसे जानना जरूर चाहेंगे, क्योंकि कंजम्पशन में टाटा कंज्यूमर के नंबर्स के ठीक बाद ब्रोकरेजेस आए हैं, एचयूएल के नतीजे आने वाले हैं। म्यूटेड एक्सपेक्टेशन नतीजों से रेवेन्यू के फ्रंट पर इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही रूरल अर्बन डिमांड में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, ग्रोथ आउटलुक क्या है, इन्फ्लेशन को लेकर सेक्टर वाइज प्राइसिंग आउटलुक कैसा बना है, की सारी चीजें फोकस रेडार पर होगी। एचयूएल पर एक टेक दीजिए। वेल, एचयूएल में बात करें तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। नीचे लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है फिलहाल वो 2340 के अराउंड है, और स्टॉक 2423 के अराउंड ट्रेड है। प्रेजेंट लेवल से ही स्टॉक में पोजीशन बना के चलने की सलाह है। अगर मैं बात करूं टारगेट की तो 2490 पहला टारगेट है, और 2490 जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, वो भी 2600 के लेवल तक। सो खरीदारी करके चलने की सलाह है एचयूएल। मौके बन रहे हैं, नतीजों से ठीक पहले अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जाए, ये राय बनती हुई। लेकिन चलिए, अब वक्त हो चला है 9 के नवरत्न की सूची जानने का। हमारे साथ जुड़ गए हैं 9 के नवरत्न शेयर्स। मॉर्निंग शरद, बताइए। जी, सबसे पहले अर्निंग स्पेसिफिक जो है कहेंगे, परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात करें तो चौथे तिमाही के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, एबिट मार्जिन्स भी 15% ऊपर आया है, और ओवरऑल सारे सेगमेंट्स में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है, स्टॉक के लिए बहुत सपोर्टिव है। थायरोकेयर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए, जो मार्जिन सेगमेंट है वहाँ पे एक अच्छी सरप्राइज देखने मिली है, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। देखिए कितना लंबा जो है आपका मार्जिन का बीट देखने मिला है, ऑलमोस्ट 8% का ईयर ऑन बेसिस पे जो है यहाँ पे ग्रोथ आया है। टाटा कंज्यूमर की बात करें तो लार्जली इनलाइन Q4 नंबर्स आए हैं सारे पैरामीटर्स में, लेकिन जो वॉल्यूम से उन्होंने एस्टिमेट को बीट किया है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। वही LTI माइंट्री यहाँ पे थोड़े कमज़ोर चौथे तिमाही के नतीजे देखने मिले, जिस तरह रेवेन्यू और मार्जिन जो है एस्टिमेट को थोड़ी मिस की है। रैलिस की बात करें तो कमज़ोर चौथे तिमाही के नतीजे आए हैं, वॉल्यूम और मार्जिन वहाँ पर दबाव देखने मिला है, और उसके कारण जो है एक्सपोर्ट्स भी कम आई है, और Q4 नंबर्स पे इम्पैक्ट है, स्टॉक के लिए नेगेटिव है। बजाज फाइनेंस स्टॉक स्प्लिट या बोनस इशू कंसिडर कर सकते हैं उनके रिजल्ट्स के दिन जो है अप्रैल 29 को, तो स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है और सपोर्टिव है। अदानी ग्रीन एक बड़ी पावर परचेज एग्रीमेंट की है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के साथ, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। अथवा स्टॉक हमारा है बाइकॉन, जहाँ पे 4500 करोड़ की जो फंड रेज है उसकी अप्रूवल आ गई है, स्टॉक के लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेगा। और आखिर में हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, ये सेगमेंट में सीमेंट्स पे नज़र रखिएगा, और यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट आई है, मेंटेन बाय रखा है, लेकिन जो रेटिंग है उसको 3300 रुपीज़ पर शेयर पे किया है, और यहाँ पे जो है डिमर्ज्ड एंटिटी है जो प्योर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इक्विपमेंट प्ले भी रहेगा। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आप आज को एक्शन देखेगा। शरद, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी खबरें बताने के लिए, और ये 9 शेयर लोगों के रडार पर ज़रूर होने चाहिए, और बाजार खुद में एक्शन ज़रूर दिखेगा। प्रीबन के लेवल 1-2 मिनट में सेटल हो जाएंगे। आपको मैं लेवल बता देता हूँ। निफ्टी में 45 अंकों के आसपास की फिलहाल नरमी दिख रही है। तो गिफ्ट निफ्टी आपको जो इंडिकेट कर रहा था, हो सकता है कि उससे थोड़ी कम नरमी के साथ ही बाजार और रिकवर करने की कोशिश भी करें। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ये आज लीड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बजाज फाइनेंस फिलहाल 4% ऊपर दिखेगा। लेकिन सीमेंस को लेकर रिपोर्ट का जिक्र किया शरद ने, आखिर का जो उनका शेयर था। सीमेंस पर एक राय लेंगे आपसे मयूरेश जी, ये स्पेस आपको कैसा दिख रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं केपेक्स जो डिलेड था वो धीरे धीरे आ रहा, लौट रहा है, और ये शेयर चले भी हैं ठीक ठाक। अभिषेक जी, मुझे लगता है आई थिंक जैसे मैं कह रहा था मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में, जो गवर्नमेंट केपेक्स है वो वेल एंड ट्रूली स्टार्ट हो चुका है वापस, और इसलिए जो ऑर्डर विन्स रह सकती हैं अक्रॉस द सेक्टर, पावर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पोर्ट्स हो, रोड हो, हाईवेज हो, रेलवेज हो, तो मुझे लगता है आई थिंक लार्ज ऑर्डर पूल्स विल स्टार्ट कमिंग थ्रू, और ये ऑर्डर्स डिसेंट मार्जिन के साथ
है। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक इट ऑल रियली नाउ बॉइल्स डाउन कि इंडिविजुअल कंपनी कैसे एग्जीक्यूट करती है सारे ऑर्डर्स को, हाउ डू दे कीप देयर वर्किंग कैपिटल चेक। एंड अगेन लार्जली हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि ये थे, मगर उसके बाद आई थिंक जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स रहेंगे Q2 Q3, थोड़ा मानसून की वजह से हमेशा ये सेक्टर पे थोड़ा प्रभाव आता है, क्योंकि थोड़ी नरमी या सॉफ्टनेस देखी जा सकती है। बट जनरली मुझे लगता है आई थिंक फॉर द सेक्टर देयर शुड बी अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टेलविंड्स दैट कैन कम थ्रू। हालांकि आई थिंक एक पूरे पेंट ब्रश के साथ पूरे सेक्टर को आप नहीं माप सकते हैं, और इसलिए आपको काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा ये सेक्टर में। आई थिंक लार्ज लीडरशिप स्टॉक जहाँ पे रेटिंग रैंकिंग्स अच्छे हैं, मुझे लगता है अभी भी आई थिंक L&T जैसा स्टॉक काफी रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। जो वर्किंग कैपिटल है दैट शुड लार्जली बी अंडर कंट्रोल, मार्जिन शुड लार्जली बी अंडर कंट्रोल अक्रॉस वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स, और इसका एक सीधा ROE इस पे दिखेगा जो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होना चाहिए मेरे हिसाब से अगले कुछ दिन में। कंस्ट्रक्शन में ही काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्ले है L&T का, और आपके लिए बेहतर बेट वहां पर बन सकता है। लेकिन एक और को जोड़ते हैं, सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग, आपके शुरुआत कर लेते हैं, बताइए। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए खरीदारी पर फोकस है, और जिस हिसाब से कल हमने काफी अच्छा मोमेंटम बिरला सॉफ्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखा था। इनफैक्ट ओवरऑल IT स्पेस में काफी अच्छा रिबाउंड था, तो इस स्पेस में से बिरला सॉफ्ट हमें पसंद आ रहा है। यहाँ पर काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमने देखी थी। इनफैक्ट कल के वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी हाई एवरेज थे, तो यहाँ पर एक फॉलोअप मूव हमें देखने को मिल सकता है। 408 412 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो इसे बिरला सॉफ्ट को करने की सलाह होगी। 392 का स्टॉप लॉस होगा 408 एंड 412 तक की अपसाइड के लिए। उसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है OFSS। यहाँ पर भी कल हमने काफी अच्छा अट्रैक्शन देखा था, और यहाँ पर जिस हिसाब से काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन डबल बॉटम का पैटर्न बना है, लगभग 7150 और 7200 की जोन में, और उसका ब्रेकआउट हमने हाल फिलहाल में देखा था। तो यहाँ पे एक मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक को 8800 से 9000 तक ले जा सकता है। 8400 के स्टॉप लॉस से OFS ओरेकल फाइनेंस को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ठीक है मिस्टर जैन, एक चीज़ और चेक करना है जरा आप, ये बजाज फाइनेंस आज बढ़िया गैप के साथ खुल रहा है 3%, क्या ये और भी चलेगा? बिल्कुल, देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक ने लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, एंड यहाँ पर एक नए रिकॉर्ड हाई डे बिफोर यस्टरडे हमने देखे थे। कल जिस हिसाब से सरों से रिबाउंड हमने देखा था, 9200 के आसपास का लो टच हुआ था, उसके बाद क्लोजिंग 9300 के ऊपर हुई थी, तो क्लोजिंग बेसिस पे एक अच्छी क्लोज यहाँ पर देखने को मिली है। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड एक फॉलोअप मूव यहाँ पर 9800 से 10000 तक इस पर्टिकुलर स्टॉक को ले जाता है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मोमेंटम को देखते हुए मेरे ख्याल से जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रहे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश एडिशन यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह होगी, क्योंकि काउंटर ऑलरेडी 3% के ऊपर की गैप अप के साथ ओपन हो रहा है, तो कोई भी खरीदारी गैप अप के बाद नहीं करें। बेहतर होगा कि थोड़ी सी का इंतजार करें, बट स्ट्रेंथ है 9800 से 10000 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वैसे आज IT का सेकंड डे भी अच्छा रहता है, क्योंकि आज हल्का हल्का गैप मिल रहा है। फिर से विप्रो के अंदर दिखाना है, एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा जरा। टेक महिंद्रा भी ये भी स्क्रीन पर दिखा सकते हो, परसिस्टेंट दिखा सकते हो स्क्रीन से। ठीक है, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज हैं IT के, बट इनका बढ़िया मोमेंटम आज मिल रहा है। एक और शेयर भी है जिसके बारे में आज सुबह में जिक्र भी कर रहा था, वो है डालमिया भारत के नाम से एक जुड़ी हुई कंपनी है। जब आज महेश सर से हम सीमेंट कंपनीज के बारे में बातचीत कर रहे थे, एक बार जरा डालमिया भारत स्क्रीन पे लेके आइएगा। 3% गैप के साथ ये भी शेयर खुल रहा है। यस, 1940 के आसपास होगा ये। ठीक है जी, ये 1.5-2% है। एक बार इसको जरा चेक करवाता हूँ मैं। इस पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है सर, डालमिया भारत पे? रुचित, एक बार आप ही देखेंगे। कुणाल से बातचीत हो पाएगी। कुणाल, एक बार जरा आप चेक करेंगे डालमिया भारत। वेल डेफिनेटली डिम्पी जी, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो मोमेंटम फिलहाल डालमिया भारत में देखने को मिल रही है, व्यू फिलहाल पॉजिटिव साइड का जरूर है, क्योंकि कल के दिन में जहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली थी नेगेटिव साइड की, आज के दिन में 1950 के अराउंड क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ऊपरी लेवल की बात करें तो यहाँ से आपको 1980 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1980 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है डिम्पी जी, क्योंकि पहले भी 2 से 3 बार इस लेवल का रेजिस्टेंस फेस किया था।
तो नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर है तो होल्ड करके रखिए। ये अगर 1980 के ऊपर जिस दिन सस्टेन होगा, आपको ये स्टॉक आराम से 2050 से लेके तकरीबन 2180 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, चलिए बाजार की शुरुआत होने की तैयारी। अप्रैल सीरीज की मंथली एक्सपायरी आज और वॉलेटाइल सेशन के लिए तैयार हो जाइएगा। आईटी सेक्टर, कंजम्पशन स्पेस, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, कई सारे नतीजे आ चुके हैं और इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े काफी सारे नंबर्स आज के सत्र में आने वाले हैं। निफ्टी की 5 कंपनियों के नंबर्स पर फोकस रहेगा। वायदा बाजार की ऑलमोस्ट 9 कंपनियां, कैश मार्केट की भी ढेर सारी कंपनियों पर नजर रहेगी। कल बैंक निफ्टी में जिस तरह के वॉलेटाइल मूव्स दिखे थे, आज के सत्र में शुरुआत कैसे होगी इस पर खास तौर से नजर रखनी होगी। टाटा कंज्यूमर अनुमान के मुताबिक नतीजे आए, उसके ठीक बाद कंजम्पशन में एचयूएल के नंबर्स पर फोकस है। दोनों स्टॉक्स पर फोकस कीजिएगा। प्री ओपन में टाटा कंज्यूमर में मजबूती के साथ इस वक्त कामकाज खुलता हुआ नजर आ रहा है। आईटी सेक्टर की 2 कंपनियां एलटीआई माइंडट्री के नंबर्स कमजोर रहे, लेकिन परसिस्टेंट नजर रखनी चाहिए क्योंकि नतीजे अच्छे से आते हुए देखने को मिले। एलटीआई माइंडट्री 1% की तेजी के साथ खुलता हुआ, वही परसिस्टेंट सिस्टम में भी मजबूती, ऑलमोस्ट 2% के गेंस। नंबर्स का इंपैक्ट नजर आ रहा है। बाजार खुलने के साथ इस पर एक बार रिविजिट करके राय भी हमारे एक्सपर्ट से जानने की कोशिश होगी। चौथी तिमाही में सिंजीन के भी नतीजे आए, कमजोर नंबर्स हैं जिसके चलते इंपैक्ट आ सकता है। कमजोरी की साइड डालमिया भारत के नतीजे ठीक ठाक रहे, इस पर भी फोकस रखिएगा। आज के सत्र में टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एचयूएल समेत निफ्टी की 5 कंपनियों के नतीजों पर फोकस। वायदा बाजार में एसबीआई कार्ड्स, लॉरस लैब्स, एसीसी, मैक्रोटेक डेवलपर्स पर भी फोकस करना होगा। फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक का खेमा आज के सत्र में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप करता है, इस पर खास तौर से नजर रहेगी। खबरों के लिहाज से अगर आप देखें, अडानी ग्रीन एनर्जी पर नजर रखिएगा क्योंकि कंपनी ने एक उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के साथ एग्रीमेंट किया है। इसके अलावा एनएचपी पर फोकस रखें। 1200 मेगावाट के सोलर पार्क यूपी में डेवलप करने की तैयारी है। एक्सपेंशन डेवलपमेंट की खबर आती हुई। बजाज फाइनेंस स्टॉक स्प्लिट बोनस इशू को लेकर बोर्ड बैठक है, इससे ठीक पहले नतीजा, इस पर नजर रखनी चाहिए। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स खास तौर से फोकस रेडार पर है, तो इस पर भी खास नजर रखनी होगी। वहीं एनएचपीसी के साथ परसिस्टेंट सिस्टम और कुछ तमाम नेगेटिव खबरों के चलते टेक स्पेस में एलटीआई माइंडट्री पर, रैलिस इंडिया पर भी नजर रखनी होगी। बाजार की शुरुआत आपकी स्क्रीन पर कमजोर शुरुआत गिफ्ट निफ्टी की तरफ से संकेत मिल ही रहे थे और हमने आपको बताया भी था कि आज के सत्र में एक्सपायरी भी है और इसी के चलते वॉलेटाइल मूव्स नजर आ सकते हैं। 24,278 के स्तर पर 50 अंकों की कमजोरी निफ्टी में। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से 70 अंकों, 60-70 अंकों की कमजोरी देखने को मिली थी और उसी तरह का इवेंचुअल इंपैक्ट इस वक्त आप निफ्टी में देख रहे हैं। बैंक निफ्टी 55,162 के स्तरों पर 200 अंकों की यहाँ पर भी बिकवाली, लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन, जबकि वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन रेशियो में इसका पलड़ा भारी है, लेकिन बाजार को इस वक्त सेटल होने देना चाहिए क्योंकि काफी वॉलेटिलिटी यहां पर नजर आ सकती है। नतीजों का रुझान भी है, नतीजों का इंपैक्ट भी दिखेगा और कई सारी खबरें भी है जिसके चलते फोकस इस वक्त वॉलेटिलिटी की तरफ होना चाहिए। फेयर इंडिया विक्स को भी फ्लैश कीजिएगा। निफ्टी के मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, बजाज फाइनेंस जिसका जिक्र अभी हमने आपसे किया था, बाजार खुलने से ठीक पहले इस पर एक टेक भी लिया था। स्टॉक स्प्लिट बोनस इशू को लेकर बोर्ड बैठक है, उससे ठीक पहले आप देख पाएंगे बजाज फाइनेंस का स्टॉक जो है पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ 2% की तेजी। लेबोरेटरी के स्टॉक पर भी नजर रखनी चाहिए। हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी स्पेस में एक्शन है और ये एक्शन 1.25% की तेजी के साथ डिविज लेबोरेटरीज में रिफ्लेक्ट होता हुआ। एसबीआई तेजी के साथ कामकाज करता हुआ, वहीं टाटा मोटर्स और डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी पैक आईटीसी इस पर नजर रखें। ऑन दी फ्लिप साइड आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल और रिलायंस जैसे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त कमजोरी दिखा रहे हैं। टाटा मोटर्स पर नजर रखिए, 1.5% की तेजी। टेक महिंद्रा नजर रखनी होगी, ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी। बैंक्स फाइनेंशियल्स कमजोरी जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन इंडसइंड बैंक की चाल पर नजर रखनी होगी क्योंकि वहां पर 1 से 1.5% की मजबूती देखने को मिली है। अडानी ग्रीन जिस जिक्र में अभी रही थी, पीपी एग्रीमेंट उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के साथ कंपनी ने किया है, उसी का एक इम्पैक्ट न्यूज फ्लो के चलते आधे 1% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। थायरो केयर टेक्नोलॉजी नजर रखें, रिजल्ट का इम्पैक्ट इस वक्त स्टॉक प्राइस में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता हुआ। केयर टेक्नोलॉजीज में मजबूती का रुझान। कंजम्पशन का खेमा रिएक्ट कर रहा है, नेस्ले इंडिया, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक प्राइस पर नजर रखनी होगी। या तो नतीजे या तो खबरों के और सीजनलिटी फैक्टर भी है जो कि लगातार कंजम्पशन के सेक्टर को फोकस रेडार पर रख रही है। थायरो केयर 11 से 12% की तेजी, इस पर बातचीत जरूर होनी चाहिए। स्टॉक ऑफ द डे कहा जाएगा। थायरो केयर टेक्नोलॉजी में टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों टेक्स लेने की कोशिश होगी। बुलेटिन में आगे सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट के हीट मैप आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। आइए सेक्टर्स की चाल को समझते हैं।
फार्मा सेक्टर ऑफ द डे, यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूती नजर आ रही है। डिविस लैबोरेटरीज, लॉरस लैब, ल्यूपिन, जाइडस सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी खासी मजबूती दिखाते हुए। एनएसई इंडिसेस का ट्रैकर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मिड कैप में बिकवाली, बैंक निफ्टी में गिरावट, आईटी सेक्टर में बिकवाली का दबाव, लेकिन स्मॉल कैप स्पेस जो है वो थोड़े से वॉलेटाइल मूव्स और इनफैक्ट दबाव भी कहा जाएगा। रियलिटी स्पेस में अच्छा खासा एक्शन है। पीएसयू, बैंक और कंजम्पशन, साथ ही ऑटो सेक्टर अच्छे एक्शन के साथ कामकाज करते हुए। वहीं आईटी, मेटल, एनर्जी और मिड सिलेक्ट प्लेयर्स है जो कि लाल बिकवाली का दबाव, लाल निशान के साथ ये सेक्टर्स हैं जो कि करते हुए। सो वॉलेटाइल मूव्स के लिए तैयार हो जाएं। शुरुआत कमजोरी के साथ होती हुई, जहां सेंसेक्स में हम ऑलमोस्ट 150 अंकों की बिकवाली, निफ्टी में भी 40-50 अंकों की गिरावट और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 200 अंकों की बिकवाली के साथ इस वक्त शुरुआत होती हुई। फार्मा ने कमाल संभाली हुई है। तो जितनी गिरावट के संकेत दे रहा था गिफ्ट निफ्टी, उतनी ही गिरावट पर खुला है और उसके बाद कोई डैमेज हो नहीं रहा है। निफ्टी में 50 अंकों की ही कमजोरी है और निफ्टी बैंक 100 अंक नरम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन दूसरे दिन गिरावट जरूर है। 55,250 के आसपास इस वक्त आपको निफ्टी बैंक दिखेगा। आज जो बिग एक्सीडेंट है वो है सिंजीन शेयर, जिसके मुनाफे पर और मार्जिन थोड़ा हिट आया है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट शेयर ये अब 10% की गिरावट इसमें हो गई है। फिलहाल छोटा सा सर्किट लगेगा, एफएनओ का स्टॉक है, उसके बाद फिर से सर्किट खुलेगा, देखते हैं उसके बाद चाल क्या होती है। तो ये सबसे बड़ी गिरावट आज सिंजीन के शेयर में है। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको ओपनिंग के सौदे बताने के लिए। नीलेश जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। क्या स्पॉट किया आपने, कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं? देखिए, मोमेंटम के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर्टिकुलर स्टॉक है, कल भी हमने काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखी थी इस पर्टिकुलर स्टॉक में। आज भी एक मोमेंटम ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बीएसई में यहाँ पर 6,600 के 6,750 तक की अपडेट देखने को मिल सकती है। फिलहाल 6,500 के आसपास पहुंच चुका है। 6,420 के स्टॉप लॉस से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीद के चल सकते हैं। 6,600, 6,750 की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है आईटी स्पेस में से हमने ऑलरेडी बिरला सॉफ्ट पे जिक्र किया, टेक महिंद्रा। ये पर्टिकुलर स्टॉक है जो रडार पर आया है। हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया था। निफ्टी आईटी इंडेक्स में हमें एक फॉलोअप मूव देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी आईटी स्पेस में से टेक महिंद्रा को रडार पे रख के चलनी होगी। 1500 तक की अपसाइड हमें टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकती है। 1440 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 1400, 1500 के टारगेट्स होंगे। ठीक है, 1440 स्टॉप लॉस, 1480 और 1500 रुपए के टारगेट टेक महिंद्रा के लिए। और बीएसई लगातार मोमेंटम में है। अब मार्च के निचले स्तर से करीब 60-65% के आसपास से रिकवरी हो गई है और महीने भर अगर आप देखेंगे तो करीब 40% ये शेयर दौड़ चुका है। नया हाई आज बना है बीएसई पर, 6,500 के ऊपर निकल के ये कर रहा है कारोबार। तो इस पर हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं बुलिश इस शेयर को लेकर। दो तेजी के सौदे हो गए नीलेश जी के। कुणाल जी, अब आपकी बारी, आप बताइए, आपको समय थोड़ा ज्यादा मिला, थोड़ा बेहतर स्टॉक दीजिएगा आप। वेल, अभिषेक जी, स्टॉक की बात करें तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक हाथ में आया है, जहां पे हमने पहले भी ब्रेकआउट दिखा था और आज के दिन में कहीं ना कहीं फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है सीएट लिमिटेड। आप स्टॉक फिलहाल 3,050 का राउंड ट्रेड कर रहा है और स्टॉक ने ऑलरेडी एक कप एंड फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे दिया है। एंड मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको ये स्टॉक पे देखने को मिलती है। प्रेजेंट लेवल से ही खरीदारी करके चलिए। 2980 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। फिलहाल स्टॉक 3047 का राउंड है। टारगेट की बात 3120 का पहला टारगेट है और वो जो ब्रेक होता है आपको 3220 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। तो सीएट लिमिटेड पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, सीएट पर फोकस करने की सलाह है। क्रूड का भी ये बेनिफिशियरी है। तेल हम देखने की नरम है और सीएट और अपोलो ये दो शेयरों ने परफॉर्म अच्छा करके दिया है और सीएट पे कुणाल जी का ये बुलिश व्यू 347 के भाव हैं। एक बार फिर से लौटेंगे जरा सिंजीन की तरफ, क्योंकि गिरावट 10% की है। जी, आपको लगता है कि नतीजों में ऐसा कुछ ज्यादा नेगेटिव है जिसके चलते इतनी पिटाई हो रही है? माना कि प्रॉफिट पर, मार्जिन पर हिट आया है, लेकिन ऐसा कोई बहुत डैमेजिंग तो नहीं दिख रहा है प्राइमा फेसी वो। बट हमेशा ये मान के चलना ही चाहिए कि सिटी जैसे कंपनी के नंबर्स काफी लंबी रहते हैं अभिषेक जी। तो एक तिमाही अच्छी रहती है तो एक आध दो तिमाही थोड़ी रहती है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स in terms of their clinical trial processes or progress.
कहाँ तक पहुंच गए हैं, क्या स्टेज तक पहुंच गए हैं, कितना मोनेटाइजेशन हो गया है। ऑब्वियसली जो कोर मैक्रोज है सिंजीन के लिए, जो इनकी साइंटिस्ट की पूल है, जो ये केटर करते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज को, जो इनके प्लांट्स है, जो ये प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही हैं सारी कंपनीज के लिए, नो टू वेज अबाउट इट। बट जो इनकंसिस्टेंट नंबर्स, और ये तिमाही के लिए नहीं है, आई थिंक दिस हैज बीन अ ट्रेंड फॉर सिंजीन विच हैज बीन प्रोबेबली विटनेस्ड कई सालों तक, और अगले कई तिमाहियों तक भी ये हो सकता है। तो मुझे लगता है, आई थिंक द नंबर्स हैव बीन रिलेटिवली सॉफ्टर, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। बट ये आई थिंक बहुत डैमेजिंग नंबर्स ऐसे मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये लंपी बिजनेस होता है, एंड शायद अगले अगले उसके बाद के तिमाही में शायद बेहतर नंबर्स भी पोस्ट करें। तो आई डोंट सी पर्सनली के नंबर्स में बहुत ज्यादा कुछ डैमेजिंग इफेक्ट था, बट द स्टॉक इज प्रॉब्ली रिएक्टिंग मच मोर देन व्हाट प्रॉब्लम। ठीक है, सिंजीन को लेकर व्यू। निफ्टी बैंक आप देखेंगे करीब करीब 200 अंकों की रिकवरी आ गई है। मतलब बाजार खुले कितने 8 मिनट का समय हो गया, तो ऐसा नहीं कि मतलब कोई ऐसा गिरावट वाला माहौल है। कल हमने थोड़ा 200-250 अंकों की नरमी देखी, आज देखिए 70-80 अंक नीचे सिर्फ निफ्टी बैंक दिख रहा है। और बैंकिंग के कई शेयर अब हरे निशान में आके टिकने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज एक्सिस बैंक के नतीजे भी आएंगे। इंडसइंड में हम देखने की मैनेजमेंट की क्लैरिफिकेशन आई थी, आज टॉप गेनर इंडसइंड करीब 2-2.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर दिख रही है। नीलेश जी, आपसे लेकिन व्यू चाहिए एसबीआई के शेयर पर। 800 रुपए के ऊपर जाकर टिका हुआ है, आप कितनी स्ट्रेंथ देख रहे हैं एसबीआई में? देखिए, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कल हमने देखा था ऊपरी स्तरों से, और आज एक रिकवरी का अटेम्प्ट हो रहा है। स्ट्रेंथ अभी भी 800 के ऊपर जब तक ये सस्टेन कर रहा है, तब तक चांसेस काफी ज्यादा है कि स्टॉक यहाँ से 830 840 तक की ओर मूव कर सकता है। तो जो लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड करके चल सकते हैं 800 के नीचे के स्टॉप लॉस से, और फ्रेश खरीदारी डिप पे करने की सलाह होगी। 830 से 840 का शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट्स के अंदर आज पूरी तरह से रेंज का कारोबार रह सकता है। एग्जैक्टली ओपनिंग तो वैसे ही हुई है। आप देखोगे तो 24,200 के आसपास का एक सपोर्ट बन जाएगा। जो प्रीवियस हाई है 350 के आसपास के रेजिस्टेंसेस हो जाएंगे। अभी तक तो वैसा लग रहा है। एक बार हमने 24,200 को ब्रेक किया तो फिर हम 24,000 को टेस्ट करने के लिए भी जा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप मंदी देखो, इस समय रिवर्सल देखो, रिवर्सल का कोई साइन ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। बट थोड़ा कॉशियस स्टांस को मेंटेन रखना, बस इतना मैं फिर से बोलूँगा। मैंने कल भी आपके सामने बात रखी थी, कल भी आप देख लो मार्केट रेंज में रहा। आज भी मेरे को लग रहा है पूरा दिन रेंज में हम निकाल देंगे, अगर आप इंडेक्स को देखते हो तो। अगर इंडेक्स को छोड़ दो तो नीचे देखो क्या बढ़िया बढ़िया शेयर्स आपको दिख रहे हैं। हमारे टिकर टीम ने डाले हैं कि कहाँ बिजी है, कहाँ पे खबर है, कहाँ पे क्या है, वो सब शेयर्स आपके लिए नोटिसेबल हो जाएंगे। तो इसलिए स्पेसिफिक स्टॉक्स का ध्यान रखो। मेरे को लग रहा है इंडेक्स को 2-4 दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इंडिया विक्स आज 2.5%, इनफैक्ट 2.25% अभी ऊपर आ चुका है। अब आज का जो कैटलिस्ट है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, वो फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ होगा कि 1300 से कितनी दूरी बना के रखता है। 1300-1310 पार होगा तो फिर आप ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर बाजार को ज़्यादा नीचे जाना नहीं पड़ेगा। और अगर ये 1300 के भी अब 1280 के लेवल के नीचे चला जाता है, फिर भले ही आईटी आ जाए, कोई भी आ जाए, बाजार जल्दी जल्दी ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि ये प्रेशर बनाएगा तब फिर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज वाला स्टॉक है। मैंने आपके लिए नोटिस करके अलग से मार्क करवा दिया, उसकी रीजनिंग भी बता दी है। अब आगे कुछ 1-2 और शेयर्स पे भी यहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। मैं आपसे फ्रैंक बताऊँ, मेरे पास आज शेयर्स नहीं है आपसे पूछने के लिए, बताने के लिए, और मेरे को लगता भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा शेयर्स पूछने भी चाहिए इस समय। इस समय तो ये है कि से बैठो, एक्सपायरी को निकल जाने दो, 2-4 दिन निकल जाने दो, और उसके बाद देखना कोई ट्रेड बनता नहीं। स्टॉक्स में है काम, इसलिए स्टॉक्स छांट छूट के आपको मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं 1 मिनट का समय दीजिएगा। परसिस्टेंट एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाना, एक आईटी कंपनी है, 5200 के आसपास चल रहा होगा। परसिस्टेंट एक बार चेक करेंगे नीलेश भाई आप? इसका रोल का नंबर भी ठीक है वैसे, बाय द वे। देखिए, अक्रॉस ऑल आईटी स्टॉक्स हमें आज काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। कल के सेशन में हमने एक मूव देखा था, उसके बाद आज एक फॉलोअप मूव है। तो इसी स्पेस में फोकस है। टेक महिंद्रा, बिरलासॉफ्ट के साथ साथ परसिस्टेंट में भी एक मोमेंटम बना हुआ है। हालांकि ऊपरी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, बट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 5400 से 5480 तक का मूव यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। 5200 के नीचे जब नहीं फिसलता है तब तक यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहने की सलाह होगी।
ठीक है, पॉइंट टेकन। सर कोई ऑप्शंस का ट्रेड देना चाहोगे आप? कोई भी एक ऑप्शंस का ट्रेड अगर आपसे मैं पूछूं तो 24,200 की पुट 30 तारीख वाली दिखा सकेंगे आप प्रोड्यूसर साहब? 24,200 के पुट 30 अप्रैल उसके ऊपर लिखा होगा, उसका रेट चल रहा है 143 रुपये के आसपास। 150 पार हो गया ना ये, तो ये रॉकेट हो जाएगी ये पुट। एक बार आप देखोगे नीलेश जैन, आई रिपीट 24,200 के पुट 30 अप्रैल वाली। बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए आपसे एक तरफा मोमेंटम हमने हाल फिलहाल देखा है, आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है हमें ऊपरी स्तरों से, तो प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस काफी ज्यादा है कि निफ्टी यहाँ से 24,200 के नीचे एक बार फिसल सकता है और हो सकता है 24,150 तक का लेवल दिखा दे। तो उसके लिए ऑप्शन के जरिए करना थोड़ा सा सेफर होगा। 24,200 की पुट ऑप्शन 30 अप्रैल की जो फिलहाल 145 के आसपास चल रही है, बिल्कुल इसे ऐड करके चल सकते हैं क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी गिरावट हम देख रहे हैं और ये प्रॉफिट बुकिंग काफी लाजमी है। जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी आज एकाएक 3% का उछाल देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल डेटा एंड सेटअप ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर और एक्सटेंड हो सकती है। तो 45 के ऑप्शन को ऐड करके चल सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है अभी 105 का स्टॉप लॉस है। 105 के स्टॉप लॉस से 30 अप्रैल की 24,200 की पुट ऑप्शन को ऐड करके चल सकते हैं। 185 एंड 205, 185 से 205 तक के टारगेट उसको ध्यान में चल सकते हैं। एक नजर इंडिसेस पर होनी चाहिए। बैंक निफ्टी अब पर एक फोकस किया क्योंकि निचले स्तरों से रिकवरी इस वक्त नजर आ रही है। बैंक निफ्टी के चार्ट को स्क्रीन पर लेकर आए। निफ्टी 24,256 के लेवल जरूर दिखा रहा है, बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से करीब 300 अंकों की रिकवरी इस वक्त देखने को मिली है। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप पर भी फोकस होना चाहिए। 55,383 के लेवल से बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रिकवरी। इस रिकवरी पर भी नजर रखेंगे और साथ ही किस तरह के यहाँ पर रिकवरी के लेवल्स डेवलप होते हैं इस पर भी फोकस रहेगा। लेकिन इस बीच थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज पर एक नजर रखिए। आज के सत्र में बाजार खुलने के साथ साथ इस स्टॉक में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। एट दिस पॉइंट अगर देखेंगे 11.25% की तेजी के साथ 854 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ नतीजे आए थे। और मयूरेश, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, रेवेन्यू के फ्रंट पर 21% का इजाफा सालाना आधार पर देखने को मिला है। मुनाफे के फ्रंट पर 26% की तेजी देखने को मिली और मार्जिन्स भी 22% से 30% पर जाते हुए देखने को मिले हैं। एट ऑल लेवल हर लिहाज से नतीजे भी अच्छे हैं। न्यूज़ फ्लोज के चलते क्या कोई फंडामेंटली आउटलुक बनता हुआ थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज पर या फिर एक टेक्निकल टेक ही होना चाहिए? फिर मैं टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछूंगी। Numbers ठीक ठाक रहे, I think for a diagnostic player like Thyrocare, which probably underperformed larger peers, Dr. Lal हो, Metropolis हो, I think numbers have been decent enough. तो अगर आप देखते हैं जो patients है for the large part of FY25, I'm just taking the FY25 number, वहाँ पे शायद 11 या 12% की ग्रोथ देखी गई है. I might be mistaken on that. Revenue per patient has shown a significant improvement. I think 160 रुपए के ऊपर शायद निकल गया है. जो टेस्ट पर पेशेंट्स है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट है और इसलिए जो कोर मेट्रिक्स हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक नंबर्स, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। जो NACL सर्टिफाइड लैब्स है वहाँ पे ग्रोथ देखी जा रही है। यू आर सीइंग दिस कंसिस्टेंट ट्रेंड। अगर आप डॉक्टर लैब भी देखें, मेट्रोपोलिस का भी देखें, स्पेशलाइज्ड या स्पेशलिटी टेस्ट है जहाँ पे रेवेन्यू पर पेशेंट ज्यादा बेहतर होता है। आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली गेनिंग शेयर एंड देयरफॉर इन माय ओपिनियन अगेन आई थिंक स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया था। नंबर्स बेहतर है, मैट्रिक्स बेहतर है, ये किस हिसाब से आई थिंक एम्पलीफाई हो सकते हैं या कंसिस्टेंसी आ सकती है, ये अब शायद मार्केट देखना चाहिए। तो अब तक जो रिएक्शन आई है ये आई थिंक बेस्ड ऑन नंबर्स आई हैं इन टर्म्स ऑफ द कोर परफॉर्मेंस, बट क्या ये कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी फॉर द स्टॉक एंड फॉर द सेक्टर एज होल, ये शायद मार्केट। मयूरेश, थैंक यू फॉर दैट अपडेट और हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी फंडामेंटल राय हमारे साथ शेयर करने के लिए भी आपका शुक्रिया। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। ICICI डायरेक्ट से धर्मेश शाह अब हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनका स्वागत करें। धर्मेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बाजार में शुरुआत हमने देखी कमजोरी के साथ, लेकिन निचले स्तरों से बैंक निफ्टी संभलने की पूरी कोशिश करता है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की रिकवरी भी इस वक्त नजर आ रही है। कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को और इस वक्त कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स आपके रेडार पर हैं? सो गुड मॉर्निंग एंड यस डेफिनेटली आई थिंक सो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है
after yesterday news of terror attack, I think so. I think कहीं ना कहीं I think so. It looks like I think so. We are into more of a overbought condition, and आज expiry भी है तो yes, we believe I think so. Market should see a more of a consolidation. यहाँ पे हो सकता है कि market एक consolidation में चला जाए। यहाँ पे नीचे में अगर मैं बात करता हूँ तो 23,800 23,900 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर में 24,300 से 24,500 के बीच की एक रेजिस्टेंस है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमें लग रहा है कि एज वी आर एंटरिंग इनटू द रिजल्ट सीजन, ऑलरेडी रिजल्ट सीजन चालू हो चुकी है, हमें stock specific actions likely to continue going forward, and we will see a more of a consolidation going forward after a sharp rally from 21,900 to almost 24,400. तो more of a consolidation का व्यू है यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात करें तो। रही बात सेक्टर्स की तो यस, I think so banking is the flavor, I think so. If you look at the banking as well as the Nifty, both मतलब ने एक फास्टर रिट्रेसमेंट दिया है। मतलब जब मैं फास्टर रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ तो निफ्टी ने अपना 6 महीने का फॉल 2 महीने रिट्रेस कर चुका पूरे का पूरा और न्यू हाई बना दिया। तो कहीं ना कहीं ये पता है कि टेक्निकल में हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल टर्नअराउंड इज हैपनिंग फॉर बैंक निफ्टी एज वेल एज फॉर द निफ्टी। तो वी बिलीव आई थिंक सो बैंकिंग शुड लीड द रैली, या डिप हो सकती है क्योंकि काफी शार्प रैली देखी हमने। तो 53,500 to 54,000 remains to be the very strong support. Any dip banking as well as most of these financials like NBFCs हो या MCs हो, we believe they remain to be positive. Also, buy the dip should be the strategy for banks, banking sector as a whole. IT की बात करें तो जो यूएस में रिसेशन की बात हो रही थी वो कहीं ना कहीं अभी फेड अप होने की बात हो रही है कि इतनी खराब हालत ना हो अगर सब टैरिफ नेगोशिएशंस चाइना के साथ भी अचीव हो जाए तो आई थिंक सो दैट इज समथिंग अ बिग सेंटिमेंट पॉजिटिव फॉर आईटी सेक्टर। तो आईटी भी हमें लग रहा है जैसे लार्ज कैप्स लाइक जहाँ पे रिजल्ट्स अच्छा है जैसे टीसीएस, आई थिंक सो द वन शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर। अपार्ट फ्रॉम टीसीएस स्टॉक्स लाइक एचसीएल टेक हो या परसिस्टेंट हो जिन्होंने स्ट्रॉन्ग सेट्स ऑफ नंबर्स दिए, वहां पे भी एक फोकस कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज infrastructure, metals are the ones where we remain to be positive for. So yes, overall I think so हमें लग रहा है कि मार्केट बॉटम बन चुका है 21,900 का और यहाँ से हम ग्रेजुअली आई थिंक सो इन द कमिंग डेज वी शुड बी लुकिंग फॉर मच हायर टारगेट्स लाइक 25,500 जो हमने रिपोर्ट भी निकाली थी, वो हमें लग रहा है कि बाय नेक्स्ट 1 क्वार्टर वी शुड सी अ टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 25,500 फॉर द। धर्मेश भाई का पूरा समग्र व्यू बाजार पर, और देखिए निफ्टी भी बेहतरीन वापसी करते हुए हर निशान में आ गया है और निफ्टी बैंक की जो तेजी अब हो गई है वो है 110 अंकों की। तो ये है बाजार की स्ट्रेंथ। सुबह हमने आपको कहा भी था कि आप गिफ्ट निफ्टी मत देखिए, भूल जाइए 50 अंक जो नीचे दिख रहा है। उम्मीद ये करनी चाहिए कि शायद गैप के साथ अगर नीचे खुले तो मौके बनेंगे, और वही बाजार में होता हुआ दिख भी रहा है। निफ्टी 24,350 के आसपास कारोबार कर रहा है हल्के से के साथ, और निफ्टी बैंक 170 अंक ऊपर अब है। तो 50,500 के लेवल को फिर से रीगेन करके अब उसको की तेजी दिखा रहा है। और जो शेयर कमजोर थे ना, धीरे धीरे उसमें रिकवरी आ रही है। टाटा कंज्यूमर की जो गिरावट रह गई है 2% से कम की रह गई है। भारतीय एयरटेल और जोमेटो यानी कि इटर्नल उसमें 1% के आसपास की कमजोरी है। और कंजम्पशन वाले शेयर हम देख रहे हैं कि मजबूत हैं। बाकी नेस्ले, HUL, एशियन पेंट्स, ऐसे शेयरों में आज हम तेजी देख रहे हैं। धर्मेश भाई, ये स्पेस आपको किस तरह का लगा है? क्योंकि देखिए इसकी 2 वजह हैं। एक तो सरकार ने बजट में जो फैसला लिया टैक्स में राहत देने को लेकर, लोगों की इनकम बढ़ाने को लेकर, एक वो चीज़ है। और दूसरी है कि IMD की तरफ से ये प्रेडिक्शन आया कि नॉर्मल से बेहतर मानसून रहेगा इस बार, तो बारिश अच्छी होगी। आपको ये अगले कम से कम 3 से 6 महीने का व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए? आई थिंक सो ओवरऑल कंजम्पशन स्पेस लुक्स पॉजिटिव, आई थिंक सो आई वुड से। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे एज अ इंडेक्स ने भी 100 वीक EMA पे सपोर्ट किया वीकली पे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक सो यस थिंग्स लुक्स पॉजिटिव फॉर कंजम्पशन एज अ होल। रही बात FMCG सेक्टर्स की, जैसे कि अपने HUL का कि नेस्ले का कि उनके आज नतीजे भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सो यस्टरडे टाटा कंज्यूमर केम आउट विद सेट्स ऑफ नंबर्स, कहीं ना कहीं आज प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है हमें, क्योंकि स्टॉक पहले ही चल रहा था। तो वी बिलीव आई थिंक सो यस ओवरऑल आई थिंक सो वी रिमेन टू बी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव। टैक्सेशन का जो फायदा होने वाला है डेफिनेटली आपको 1-2 क्वार्टर में दिखेगा। जैसे कि उसमें हमें लग रहा है कि जैसे स्टॉक्स लाइक टाइटन, आई थिंक सो द वन शुड डेफिनेटली लुक आउट। टाइटन में एक अच्छा हमने करेक्शन देखा फ्रॉम हाई ऑफ 3800 टू ऑलमोस्ट 2900, एंड वी बिलीव आई थिंक सो इट्स मोर फॉर कंसोलिडेशन नाउ हैपनिंग फॉर टाइटन। तो यहाँ से देखना है अगर हमें 15 से 20% के अपसाइड के लिए, तो आई थिंक सो टाइटन इज वन शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर। अपार्ट फ्रॉम स्टॉक्स लाइक मैरिको है कि हैवेल्स इंडिया, आई थिंक सो जिन्होंने 2 दिन पहले उनके भी नतीजे आए और काफी स्ट्रॉन्ग सेट्स ऑफ नंबर्स थे, बट दिस आर द वी बिलीव
the sector has done nothing for last 2 years. तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं ये लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इस सेक्टर में, तो हेवल्स इंडिया हो गया, टाइटन हो गया, मैरिको हो गया और पेंट कंपनीज भी, तो अभी भी लग रहा है कि वहां पे कंपटीशन काफी है. तो वी बिलीव आई थिंक सो वन शुड वेट एंड वॉच फॉर द कमेंट्री टू कम आउट पोस्ट. I think so one should take a call on most of these paint companies. So overall, I think so consumption space as a whole looks positive. Yeah, but इसकी कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक्स काफी चल चुके हैं, तो करेक्शंस बाय ऑन डिप शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स. पसंदीदा शेयरों की लिस्ट भी है आईसीसी डायरेक्ट की. धर्मेश भाई उसके पार्ट हैं, उन्होंने रिसर्च करके ये शेयर सारे छाटे होंगी. चोला फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी और इसके अलावा डिफेंस में एचएएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स सरकारी कंपनी, उसमें यूनिट्स इंडिया का भी नाम है. आप थोड़ी सी नरमी जरूर दिखा रहा है, लेकिन ज्यादातर शेयर आपको निशान में ही दिख रहे होंगे. बैंक ऑफ इंडिया, पीएफसी, सेल, ये कुछ शेयर्स हैं जो इनके लिस्ट में हैं बाइंग के लिहाज से. एक और स्पेस, और धर्मेश भाई मॉनसून के लिहाज से भी उस पर व्यू चाहिए. हालांकि चल चुका है, लेकिन आपको कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है? ये जो एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर वाले जो स्पेस हैं, ये आपको कैसा लग रहा है? See, I think so अगर आप देखेंगे फर्टिलाइजर स्पेस, द सेक्टर वाज नॉट इन लाइमलाइट फॉर लॉन्ग टाइम. अगर आप देखेंगे इस करंट करेक्टिव फेज में, आई थिंक सो दिस वाज द सेक्टर जो कहीं ना कहीं स्टैंड आउट कर रहा था इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस में. तो हमें लग रहा है आई थिंक सो देयर इज लॉन्ग वे टू गो फॉर मोस्ट ऑफ दिस फर्टिलाइजर स्टॉक्स. जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, fertilizer, I think so the stock clearly showing a resilience even in this current corrective phase. No doubt हमें उसमें भी correction देगा, 1300 से 950 होगा. बट अगर आप बढ़त देखेंगे in terms of bouncing back to the highs, I think so कहीं ना कहीं वापस 1300 पे आ चुका है. I think so that is clearly that stocks like Deepak Fertilizer या चंबल Fertilizer जो काफी सालों से consolidation breakout इन सब में हमने देख रहे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि I think so to टॉपिक की बात करें तो कहीं ना कहीं चंबल Fertilizer I think so which should be positive for चंबल फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर है, वहां पे डेफिनेटली देखना चाहिए. तो हमें लग रहा है कि ये स्पेस में अभी भी है ऊपर की तरफ 15 से 20% अपसाइड हम देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स. पूरी तरह से आज मार्केट रेंज में है. रेंज ऐसी जकड़ी हुई है कि देखो निफ्टी को हरे निशान में आने में दिक्कत होती है और बैंक निफ्टी को लाल निशान में जाने में दिक्कत हो रही है. एग्जैक्टली कल उल्टा था. कल बैंक निफ्टी हरे निशान में नहीं आ पा रहा था, निफ्टी लाल निशान में नहीं जा पा रहा था. एग्जैक्टली आज उल्टा है. एक बार जरा निफ्टी का आईटी इंडेक्स और स्क्रीन पे दिखाना. निफ्टी का आईटी इंडेक्स एडवांस डिक्लाइन की रेशियो दिखा दो. इंडिया विक्स भी दिखाओ. इंडिया विक्स 3% बढ़ा और 16.5 के आसपास हो गया है. तो थोड़ी बहुत वॉलिडिटी तो है, चिंता भी है. ये सस्टेन हो पाएगा, इसको लेकर अब डाउट भी आने लगा है. तो हल्का सा डाउट है. मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से आप इसमें हो जाओ, बट हल्का सा डाउट है. अब आप देखो 24,268 के आसपास हम आ गए हैं. आज के जो ओपनिंग का लेवल है, मैं जस्ट आपको लेवल्स बताता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं. निफ्टी ने ओपन किया था 277 का और लो अभी टेस्ट किया है. थोड़ी देर पहले इसने लो टेस्ट कर दिया. इसका कल का क्लोज और हाई आज का दोनों 300 की रेंज का है, 350 की रेंज का. ठीक है, छोटी मोटी चीज़ों से आप ना घबराइएगा. ये तो इंडेक्स के ट्रेडर्स हैं, उनके लिए मैं बता रहा था. लेकिन अगर आप इंडेक्स ट्रेडर्स नहीं है और होने भी नहीं चाहिए, अगले 2-3 दिन के लिए इंडेक्स में कुछ नहीं मिलेगा बॉस. खाओ पियो मौज करो वाला है. आप जाओ शेयर्स ढूंढो, शेयर्स में आपको अच्छे मिलेंगे. अगर आप इंडेक्स के ट्रेडर्स हो, हाईली प्रोफेशनल हो, तब तो ठीक है. लेकिन अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल नहीं हो, सीधा लेना और बेचना जान रहे हो, तो 2-4 दिन के लिए आपको इंडेक्स में भी कुछ नहीं आने जा रहा है. कम से कम डाटा तो यही बता रहा है. आगे कुछ हो जाए पता नहीं. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. विक्स वगैरह भी सबको दिखाई दिया होगा. धर्मेश, ये आईटी पे आपका टेक क्या है? आईटी में डिम्पी हमने एक रिपोर्ट इस बार जो निकाली थी, स्पेशल रिपोर्ट, हमने खास आईटी पे फोकस किया. इफ यू लुक एट द हिस्टोरिकल ट्रेंड ऑफ आईटी, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है. सिंस इंसेप्शन ऑफ आईटी इंडेक्स एक पिक्युलर क्वालिटी रहा है, जो कि आईटी इंडेक्स हैज अ टेंडेंसी टू करेक्ट इन द रेंज ऑफ 20 to 34%. And that happens in 5 to 6 quarters. Post that IT index makes the new high all the time. अगर और तीनों बार ये हुआ है. अगर करंट करेक्शन की आप बात करें फ्रॉम द हाई, ऑलमोस्ट 34% करेक्शन हमने देखा प्राइस वाइज. तो हमें लग रहा है प्राइस करेक्शन सीम्स टू बी डन इन 3 क्वार्टर. मे बी 1 or 2 क्वार्टर हमें लग रहा है कि हो सकता है आईटी इंडेक्स एक कंसोलिडेशन करे, बेस फॉर्मेशन बनाए और यहाँ से एक नेक्स्ट लेग ऑफ अपसाइड आईटी में हम देखेंगे.
डेफिनेटली काफी नेगेटिव न्यूज था बीच में कि रिसेशन यूएस आ रहा है, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि आईटी इंडेक्स नहीं चलेगा। बट टेक्निकली जब हम डेटा देखते हैं ना, तो डेटा कुछ अलग ही कहता है। डेटा कहता है कि 34% से ज्यादा में कभी करेक्ट होता नहीं, और 34% आने के बाद हो सकता है कि मैं एक आध दो क्वार्टर कंसोलिडेशन करूं। हमें लग रहा है यहाँ पे आईटी में प्राइस वाइज करेक्शन इज डन। मे बी आई थिंक हो सकता है यहाँ से टाइम वाइज कंसोलिडेशन करे या टाइम वाइज करेक्शन ले। यहाँ से लार्ज कैप स्टॉक्स जैसे कि टीसीएस हो गया, एचसीएल हो गया, या इवन इंफोसिस हो गया, जिनका व्यू है 6 महीने से 1 साल के लिए, ये राइट टाइम है टू कंस्ट्रक्ट द पोर्टफोलियो आईटी सेक्टर। तो हमें लग रहा है कि नॉट ओनली लार्ज कैप्स बट आल्सो मिड कैप्स में भी हमने एक अच्छा करेक्शन देखा, जैसे परसिस्टेंसी कि न्यूजेन सॉफ्टवेयर हो गया, इवन सॉफ्टवेयर। आई थिंक सो वी प्राइस वाइज करेक्शन इज फॉर द आईटी। हो सकता है टाइम वाइज कंसोलिडेशन करे, तो ये राइट टाइम है वो भी पोर्टफोलियो बनाना है उनका। ये यहाँ पे ही डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन है आपने। आईटी के बारे में बता दिया कि इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से बढ़िया शेयर्स हैं, बढ़िया समय है, थोड़ा लंबे अवधि का ट्रेड लीजिएगा, अच्छा ट्रेड बन सकता है। एक्सिस बैंक के भी चौथी तिमाही के आज नंबर्स आने हैं। नतीजों का अनुमान बताने के लिए पहले गौरव मिर्सा जोड़ लेते हैं, आपको नंबर्स का आइडिया लग जाएगा। एक बार आप भी सुन लीजिएगा धर्मेश, फिर एक्सिस बैंक पे अगर आपकी कोई स्टडी है तो ज़रा बताइएगा आप। गौरव, ज़रा पहले नंबर्स बताओ आप। एक्सिस बैंक की तो इसके पहले हमने देखा है कि लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कहीं पे एक पॉजिटिव सरप्राइज है रिजल्ट्स में देखने को मिला था। बट अगर हम Q4 के नंबर्स के एक्सिस की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ऐसे है कि कहीं पे लोन बुक ग्रोथ जो है वो लगभग 8.5% से भी ज़्यादा रह सकती है, और इसी के साथ साथ डिपॉजिट ग्रोथ की अगर बात करें तो कहीं पे 7 to 8% के बीच में ये जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रह सकती है। और इसी के नतीजे अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की तो वहाँ पे एनालिस्ट का मानना यह है कि लगभग 6% की एक वाई ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें Q4 की तो यूजुअली फी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, बट क्योंकि यहाँ पे लोन बुक ग्रोथ में एक एक्सपेक्टेशन है कि एक थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिलेगा, और इसी के चलते हुए फी इनकम इस क्वार्टर थोड़ा कम रह सकता है। और इसी के नतीजे अगर हम बात करें पीपीओपी की तो वहाँ पे 4.5% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। प्रोविजन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक जंप देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते हुए कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वहाँ पे एक 4% की डिक्लाइन जो है इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकती है एक्सिस बैंक की तरफ से। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी तो वहाँ पे कुछ मेजर कंसर्न जो है वो नहीं देखने को मिल सकते। क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो एक नॉर्मलाइजेशन के तरफ चलते हुए 0.9% का क्रेडिट कॉस्ट जो है वो एक्सपेक्टेशंस है एक्सिस बैंक जो है वो रिपोर्ट करेगी, बट ओवरऑल एसेट क्वालिटी को लेके कोई मेजर कंसर्न नहीं है। और आखिर में अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की तो कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक सॉफ्टनेस जो है 3 बेसिस पॉइंट का सिक्वेंशियल बेसिस पे वो हमें देखने को मिल सकता है। और इसका मेन रीजन ये है कि ईबीआर लिंक जो लोन्स है रेपो रेट कट के उसमें एक इम्पैक्ट, और सेकंड इम्पैक्ट जो है वो लोन बुक में जो मिक्स है उसका चेंज, इसके वजह से थोड़ा इम्पैक्ट जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे देखने को मिल सकता है। आगे जाके लोन बुक और डिपॉजिट ग्रोथ में क्या कमेंट्री रहेगी वो ज़्यादा जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ साथ कैसे मार्जिन जो है वो मूव करेंगे, मैनेजमेंट का कैसे कहना है वो जानना जरूरी रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक अच्छे नंबर्स एक्सिस बैंक की तरफ से एक्सपेक्टेशंस है, बट जैसे हमने देखा कि पिछले कुछ ने काफ़ी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं तो एक पॉजिटिव सरप्राइज की भी आशा जो है वो जरूर बनी रहेगी। ठीक है, पॉजिटिव सरप्राइज की उम्मीद ज़रूर है, लेकिन ठीक ठाक नतीजे के एक्सपेक्टेशन रहे जाएंगे, बिकॉज नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़त का अनुमान ज़रूर है। मुनाफे के फ्रंट पर हो सकता है कि कमज़ोरी हाथ लगे। इसके अलावा डिपॉजिट में कमी से लोन ग्रोथ धीमी रहने का भी अनुमान जताया जा रहा है। एक्सिस बैंक खासतौर से मार्जिन को लेकर कमेंट्री क्या कराती है, और दूसरे बैंक्स के क्वार्टर में निम्स में सुधार है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के लेवल किस तरह के पैन आउट होते हैं और मार्जिन किस तरह दिखते हैं इस पर नजर आएगी। लोन और डिपॉजिट के आउटलुक पर भी फोकस रखना होगा। लेकिन धर्मेश, आपसे जानना चाहेंगे, बैंक्स फाइनेंशियल्स क्वार्टरली अपडेट्स के साथ साथ ही फोकस रेडार पर रहे, ठीक ठाक नंबर्स अब तक लार्जर बैंक्स के आए हैं। एक्सिस बैंक नतीजों से पहले इस लिस्ट में ही रखा जाए, और साथ ही जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए क्या राय देंगे? डेफिनेटली आई थिंक सो। जैसे हमने बात की कि बैंकिंग एज ए सेक्टर वी रिमेन टू बी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव। हमें लग रहा है कि एक्सिस बैंक, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स आई वुड से मेड अ न्यू हाई, बराबर। इफ यू लुक लाइक कोटक बैंक, आई थिंक सो मेड अ न्यू हाई, इवन एचडीएफसी बैंक मेड अ न्यू हाई। एक्सिस अगेन वी बिलीव, आई थिंक सो स्लो एंड ग्रेजुअल मूव अब तक रहा है, बट इस करंट करेक्टिव फेज में आई थिंक सो एक्सिस वाज द वन ऑफ द मोस्ट आउट परफॉर्मर स्टॉक इनसाइड द बैंक। तो हमें लग रहा है कि ये जिनके पास पोजीशन है उनको होल्ड करना चाहिए। the stop loss of 1175 1170 आई थिंक सो। हमें लग रहा है आने वाले दिनों में एक्सिस should also
कंटिन्यू आए, बट शॉर्ट टर्म की बात करते तो आई थिंक सो वी बिलीव, आई थिंक सो एक्सिस शुड बी लुक फॉर टारगेट ऑफ अराउंड 1310 टू 1320। तो या हम पॉजिटिव है एक्सिस पे, रिजल्ट पे वॉलेटिलिटी रहेगी, उस पे हम नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली कोई भी डिप आती है एक्सिस में, वन शुड डेफिनेटली लुक ऑन द side. So we remain to be positive for from the medium term to from the short term medium term perspective. आउटलुक है, गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने हैं एक्सिस बैंक में, ये राय फिलहाल मिलती हुई नतीजों से ठीक पहले ये फोकस में और इस पर नजर रखी जाएगी। नतीजों के साथ साथ इस पर हम एक्सपर्ट से उनका आउटलुक भी पूछते रहेंगे। लेकिन जहां बैंक्स के नंबर्स आ रहे हैं वहीं कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स के भी नंबर्स आ रहे हैं। एक बार इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए। 3% की तेजी इस वक्त इंडिया विक्स में देखने को मिल रही है, विच इज अ कंसर्न। आज के सत्र में वॉलेटाइल उतार चढ़ाव के साथ कामकाज बाजार दिखेगा ही, लेकिन जहां इंडिया विक्स में 4% की मजबूती है, इस पर नजर रखनी चाहिए। फेयर इंडिकेटर इसमें मजबूती कंसर्न का काम करती हुई। इस बीच HUL और नेस्ले FMCG सेक्टर से ताल्लुक रखने वाली 2 कंपनियों के नतीजे आज आने वाले हैं और कंजम्पशन के नंबर्स की जहां हम बात करते हैं वहां ग्रामीण और शहरी मांग यानी कि रूरल और अर्बन डिमांड में किस तरह का आउटलुक है, इस पर खासतौर से फोकस रखना होता है। नतीजों से ठीक पहले नतीजों के अनुमान कुछ कह रहे हैं, दोनों ही HUL और नेस्ले के लिए। इस पर रिसर्च हमारी सहयोगी स्नेही ने, आइए उनसे जानते हैं नतीजों से उम्मीदें क्या लगानी चाहिए। स्नेही बताएं, HUL और नेस्ले से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? जी हाँ, बिल्कुल। HUL के Q4 नंबर से हम काफ़ी म्यूटेड परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑन ईयर ऑन बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू 15,200 करोड़ पर देखने की अपेक्षा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सिर्फ 2.3% का अपटेक है। एबिटा के बारे में बात करेंगे तो 3,490 करोड़ की उम्मीद है, तो 1.6% अपटिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो लगभग 3% का अपटिक हम देख सकते हैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। Q4 के लिए इस आंकड़े की अपेक्षा 2,482 करोड़ पर। और एबिटा मार्जिन के बारे में बात करेंगे तो मार्जिन हल्का सा प्रेशर में रह सकता है, क्योंकि Q4 FY24 में ये नंबर 23.1 था और इस साल हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं 22.9%, तो ज़रा सा दबाव रह सकता है मार्जिन पर। सेगमेंट वाइज ग्रोथ के बारे में बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो होम केयर की अपेक्षा है 3%, ब्यूटी और पर्सनल केयर लगभग 2% से बढ़ सकता है और फूड और रिफ्रेशमेंट काफ़ी फ्लैट सिर्फ 0.1% से बढ़ने की प्रतीक्षा है। अब ओवर की एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करेंगे तो 10.5% लगभग का डिक्लाइन हम अदर ऑपरेटिंग इनकम में देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने अपने प्योरिट के बिजनेस को डाइवेस्ट किया है। अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ की अपेक्षा है हमें सिर्फ 1% इस क्वार्टर में देखने के लिए, क्योंकि कंपनी ने प्राइस इंक्रीज किया है सोप और चाय में। और एबिटा मार्जिन में भी एक हल्का सा प्रेशर बना रहे। रॉयल्टी मार्जिन, उनका जो रॉयल्टी जो ग्लोबल पेरेंट यूनिलीवर देते हैं उसमें भी 10 बिप्स की देखने को मिली है, तो इसका असर भी थोड़ा मार्जिन्स पर हो सकता है। अब जब इसके नंबर आएंगे तब नज़र रहेगी उनके ग्रोथ आउटलुक पर। इन्फ्लेशन और प्राइसिंग आउटलुक, कंपनी ने इन्फ्लेशन का क्या असर देखा है और इसका असर उनके प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर क्या रहेगा, और रूरल और अर्बन डिमांड का आउटलुक उनका क्या है। और आखिर में बात करेंगे, नज़र रखेंगे उनके कमेंट्री पर, अगर वो कोई कमेंट्री देते हैं उनके आइसक्रीम बिजनेस की डीमर्जर पर और एक उनका स्किन केयर ब्रांड जो मिनिमलिस्ट उन्होंने एक्वायर किया है हाल ही में उस पर। तो इन सारे फैक्टर्स पर नज़र रहेगी। पर जी हाँ, बिल्कुल म्यूटेड क्वार्टर की उम्मीद है HUL से। म्यूटेड रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं। होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और फूड एंड रिफ्रेशमेंट, ये सारे सेगमेंट्स हैं जिस पर नतीजे किस तरह निकल कर आते हैं, इस पर फोकस रहेगा। लेकिन ये तो हुई HUL की बात। स्नेही बताएं, नेस्ले के नंबर्स से एक्सपेक्टेशंस क्या लगानी है? जी हाँ, नेस्ले के Q4 एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करें तो काफ़ी म्यूटेड क्वार्टर, म्यूटेड से हल्का सा वीक क्वार्टर देखने की उम्मीद रख रहे हैं हम। स्टैंड अलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू की अपेक्षा है 5,493 करोड़, जो कि एक 4.3% का अपटिक है ईयर ऑन ईयर। एबिटा में थोड़ा सा डिक्लाइन देख सकते हैं हम, लगभग 2% का 1,325 करोड़ की अपेक्षा है एबिटा के दम पर। नेट प्रॉफिट में भी एक भारी हम देखने की उम्मीद कर रहे हैं, 860 करोड़ की अपेक्षा है। लास्ट ईयर में 934 करोड़ था Q4 FY24 में ये नंबर। इसका मतलब है कि लगभग 8% का डाउनटेक हम ईयर ऑन ईयर इस पर देखने की अपेक्षा कर रहे हैं नेट प्रॉफिट के दम पर। और एबिटा मार्जिन भी काफ़ी प्रेशर में रहने की उम्मीद है, 24.1% पर। इसकी तुलना करेंगे 25.4% दिस टाइम लास्ट ईयर से। की एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ हम 3% पर पैक कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट पर भी इनपुट का कॉस्ट इन्फ्लेशन और
डिमांड का भी थोड़ा सा असर रह सकता है, क्योंकि डिमांड भी हालांकि धीमी रही है और प्राइस मिक्स ग्रोथ के दम पर उन्होंने एक हाइक दिया है चॉकलेट, कॉफ़ी और मैगी में, तो इसका असर भी हमें देखने को मिलेगा। और इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, उनके जो रॉ मटेरियल है कॉफ़ी, कोको, एडिबल ऑयल, इनमें भी भारी इन्फ्लेशन देखा है, तो इसका असर भी मार्जिन पर रह सकता है। अब जब इनके नंबर्स आएंगे तो फैक्टर्स कौन से हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए? वॉल्यूम ग्रोथ, डिमांड ट्रेंड, रॉ मटेरियल का प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन का उनका जो अपडेट है, और अर्बन और रूरल डिमांड उनकी आउटलुक। तो इन सारे फैक्टर्स पर हमारा ध्यान रहेगा जब के नंबर्स आएंगे। बट जी हाँ, बिल्कुल नेस्ले से हमें बहुत ही म्यूटेड से वीक क्वार्टर की अपेक्षा है क्वार्टर 4 में। स्नेह, शुक्रिया ये अनुमान हमें बताने के लिए। तो नेस्ले, एचयूएल दोनों से ही म्यूटेड क्वार्टर के एक्सपेक्टेशंस हैं। धर्मेश जी, थोड़ी देर पहले फर्टिलाइजर सेक्टर पर आप अपना टेक रहे थे। अब नेस्ले, एचयूएल के नंबर्स तो आने हैं, टाटा कंज्यूमर पोस्ट रिजल्ट फोकस रेडार पर हैं। कंजम्पशन स्पेस पर ही एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, और जहाँ कंजम्पशन की मैं बात कर रही हूँ सिर्फ एफएमसीजी ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि सीजनलिटी फैक्टर और जिस तरह से गर्मियाँ बढ़ी है इसके चलते कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं ये स्पेस भी फोकस रेडार पर, वाइट गुड्स भी फोकस रेडार पर हैं। इस पूरे के पूरे क्षेत्र पर आपका टेक क्या होगा? एज आई सेड कि कहीं ना कहीं कंजम्पशन स्पेस एज अ होल अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2 साल से कुछ हुआ नहीं था इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस, वॉज इनटू लॉन्ग कंसोलिडेशन। और कहीं ना कहीं ये जो टैक्सेशन का जो बेनिफिट हमें मिल रहा है इस बजट में, उसकी इम्पैक्ट हमें एक आध 2 क्वार्टर में डेफिनेटली देखनी चाहिए पॉजिटिव साइड पे। तो यस, डेफिनेटली आई थिंक सो थिंग्स लुक मोर पॉजिटिव फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एज अ होल। जहाँ पे हमने कहा कि हेवल्स इंडिया एक है जहाँ पे नतीजे भी आ चुके थे, काफी स्ट्रॉन्ग सेट्स ऑफ नंबर। मे बी आई थिंक सो द स्टॉक पहले ही चल चुका था, तो उसमें करेक्शन हमने देखा। तो ये अच्छा मौका है करेक्शन को लेने का। आई थिंक सो, आई बिलीव कि 1570, 1590 remains to be the very strong support for Havells India। तो कोई भी टीप आती है उसमें Havells India है, जैसे वोल्टास है, वहां पे भी देख सकते हैं कि मतलब स्टॉक करेक्शन हुआ, हमने अच्छा करेक्शन देखा वोल्टास में, और कहीं ना कहीं अभी ग्रेजुअली हम थोड़ा मोमेंटम में दिख रहे वोल्टास को। तो वोल्टास हो गया, हेवल्स हो गया, या इवन ब्लू स्टार, आई थिंक सो द वन अगेन आई वुड से कि मोस्ट ऑफ दिस ईसी स्टॉक्स हो गए जहां पे हमें लग रहा है 10 से 15% की अपसाइड डेफिनेटली देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि हमने कहा कि टाइटन हमारा टॉपिक में रहेगा, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि गोल्ड प्राइस यहाँ से करेक्ट होता है, जो कहीं ना कहीं अगर हमने देखा लास्ट 2-3 दिन में अच्छा करेक्शन देखा, और हो सकता है कि यहाँ पे फर्दर करेक्शन हम गोल्ड में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं दैट इज समथिंग बिग पॉजिटिव फॉर टाइटन एज अ होल। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं डिमांड पिकअप कैन बी बैक इन एक्शन। तो कहीं ना कहीं टाइटन में भी एक अच्छा करेक्शन देखा, साइडवेज कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे रहा है। मे बी आई थिंक सो रिजल्ट्स आर स्टिल येट टू कम आउट, बट वी विल आई थिंक सो द रिस्क रिवॉर्ड लुक्स मोर फेवरेबल फॉर टाइटन फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। तो यहाँ भी हमें 10 से 15% की अपसाइड के लिए देख सकते हैं टाइटन हो गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जैसे हमने हेवल्स की बात की, ब्लू स्टार की बात की, वोल्टास की बात की। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉक्स लाइक एम्बर, अगेन एम्बर इज अ प्रॉक्सी टू प्ले द कंजम्पशन। आई थिंक कहीं ना कहीं इसी एसेंबल्स में एम्बर भी, तो कहीं ना कहीं एम्बर भी देख सकते हैं हम। कहीं ना कहीं अगर डिमांड इसी में बढ़ रही तो दैट इज अ बिग पॉजिटिव फॉर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हु आर असेंबलिंग लाइक एम्बर। तो कहीं ना कहीं एम्बर इज वन वेयर अगेन स्टॉक इज 6500, 6600, वी कैन लुक टारगेट ऑफ अराउंड 7200 to 7300 for Amber. So overall, I think so for the stock, the space perspective, I think so yes, consumption as a space looks lucrative. Maybe I think so dip कोई भी आती है, यहाँ पे definitely एक buy के हिसाब से देखना चाहिए। ये ईएमएस वाले शेयरों को लेकर भी धर्मेश भाई का व्यू। बाजार वोलेटाइल है और वोलेटाइल आज रहेंगे, और उसकी वजह भी है कि आज देखिए मंथली एक्सपायरी है, अप्रैल सीरीज आज एक्सपायर हो जाएगा। निफ्टी 60 अंक कमजोर है और निफ्टी बैंक 60 अंक कमजोर है। प्रतिशत के लिहाज से अलग होंगे लेकिन पॉइंट के लिहाज से बिल्कुल एक समान कमजोरी है। आज बाजार को जो थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि सपोर्ट मिल रहा है वो कंज्यूमर स्टॉक से, फार्मा से, मिड कैप आईटी से सपोर्ट हमें दिख रहा है। एक शेयर जिसके बारे में धर्मेश जी आपसे जानना चाहेंगे वो है टाटा एलेक्सी का। नतीजे ठीक थे, 75 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया कंपनी ने, और 4 की बात करें करीब 1000 रुपये जोड़ लिए हैं टाटा एलेक्सी ने। टाटा एलेक्सी आपको यहाँ से स्ट्रेंथ अभी दिखाता हुआ लग रहा है क्या शेयर? यस, डेफिनेटली। अगर आप देखेंगे टाटा एलेक्सी का चार्ट तो 10,000 का स्टॉक हो गया 4500, सो ऑलमोस्ट वी हैव सीन द 50% करेक्शन। अच्छा, पोस्ट करेक्शन अगर देखेंगे तो स्टॉक इज इनटू मोर ऑफ साइडवेज कंसोलिडेशन, एंड साइडवेज कंसोलिडेशन में देखा पोस्ट रिजल्ट्स एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हमने ब्रेकआउट देखा।
लग रहा है कि वर्स्ट सीम्स टू बी गेटिंग ओवर फॉर टाटा एल्क्सी। मे बी द रन अप रिसेंटली हुआ है 4800 टू 5800 टू शार्प, तो हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट हो सकता है यहाँ पे, बट रिट्रेसमेंट हमें लग रहा है 5300 5200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ से डेफिनेटली अगर 52 5300 आता है तो बाई करना चाहिए, और टारगेट ऑफ अराउंड 6500 टू 6600। नो डाउट लॉन्ग टर्म की बात करें तो डेफिनेटली ये काफी अच्छा लग रहा है। जैसे हमने कहा कि आईटी इंडेक्स एज अ होल हमें लग रहा है प्राइस वाइज करेक्शन सिम्स टू बी डन। मे भी हो सकता है कि यहाँ से टाइम वाइज कंसोलिडेशन ले सकता है टाटा एल्क्सी। मुझे लग रहा है कि कोई भी लेवल अगर 5200 5300 के आसपास आता है तो डेफिनेटली इसमें बाय बनाना चाहिए। लेकर ये व्यू तो काफ़ी बेहतरीन इंसाइट्स धर्मेश जी ने शेयर किए तमाम शेयरों को लेकर, जिनके बारे में आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे, और बहुत बारीकी से अध्ययन करके धर्मेश जी अपनी चीज़ें रख रहे थे। विस्तार से तमाम शेयर आपको आज मिल गए होंगे। धर्मेश जी बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। चलिए 10 के